Hey, so hello everyone. This is C. Akash Kandoi, and I hope every one of you is doing really very good. Let's continue with our amendment series of CF and financial reporting new syllabus, where we have done till India's 14. Now we will be continuing with India's 41. टोटल कितने क्वेश्चंस ऐड हुए हैं इसके अंदर? दो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं. बोथ ऑफ देम आर ऑफ गुड क्वालिटी, राइट? अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस है, तो दोनों के दोनों आपके लिए एलडीआर बनने वाले, बिकॉज एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, बिकॉज अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस है, राइट? ठीक है. जो ये डायरेक्टली अमेंडमेंट सीरीज यहाँ से देख रहे हैं, बता दूं मैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. टेलीग्राम चैनल को लिंक पे क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना और वहां से जो भी नोट्स है वो डाउनलोड कर लेना. ठीक है, चलो. इंडियाज 41 एग्रीकल्चर, इसके अंदर कोई भी कंसेप्ट का एडिशन नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशंस के एडिशन है इस इंडियाज के अंदर. ठीक है, चलो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. वो स्टार्ट करने के पहले एक मैं आपको कंसेप्ट बता दूं. इंडियाज 41 जो एग्रीकल्चर है, इसमें देयर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल असेट्स. ऑलरेडी सबको पता होगा बट फिर भी बता देता हूँ. बायोलॉजिकल असेट्स का डिस्कशन है, और ऐसे बायोलॉजिकल असेट्स को हम कौन से वैल्यू पे मेजर करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते हैं. ये बात ध्यान रखना प्लीज, बिकॉज दोनों क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. XY is a farming entity whose cows are milked on a daily basis. Milk is kept in cold storage immediately after milking and sold to retail distributors on a weekly basis. ठीक है. On 1st April 11, XY Limited had, add नहीं होना चाहिए, वो had होना चाहिए, had a herd of 500 cows which were all 3 years old. ठीक है, वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे, मैं लिख लेता हूं उसको इंफॉर्मेशन को, वरना अपने को बाद में वापस से पूरा रीड करना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान देना. सबसे पहले वो कौन से डेट का बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट 1st April 2011, राइट? वो बोल रहा है कि उसके पास कितने कितने नंबर ऑफ काउज है? 500 नंबर ऑफ काउज है, बराबर. उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 3 years. ठीक है, ये 1st April 11 की बात कर दी इसने. आगे बढ़ते. ड्यूरिंग द ईयर some of the cows became sick and on 30th September 11 20 cows died. ठीक है, तो मैं यहां बोल देता हूं on 30th, एक लाइन छोड़ के लिखता हूं, on 30th September 2011 कितने काउस मर गए? 20. अच्छा, ये तीनों की जिस दिन मरे उस दिन पे एज क्या थी? तो आप बोलोगे 3 साल. 3 साल तो एज इनकी 1st अप्रैल को थी. जब वो 30th सितंबर को मरे तो क्या उनकी उम्र 3 साल ही होगी क्या? नहीं ना, बड़ी होगी ना उम्र, अपनी बढ़ती है वैसे उनकी भी बढ़ती है उम्र. तो उनकी उम्र कितनी हो चुकी होगी? 3.5 ईयर्स. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ, मैंने नोट डाउन कर लिया. ऑन 1st October 2011 XY Limited purchased 20 replacement cows at the market price of rupees 21,000 each. तो मैं बोल देता हूं अगले दिन उन्होंने वापस 20 काउस परचेज किया. ऊपर मैंने नेगेटिव में इसलिए लिखा क्योंकि वो मर गई तो मेरा नंबर ऑफ काउस लेस हो गया. अब मैंने 20 काउस वापस परचेज किया. ठीक है. उनकी उम्र क्या है? दीज 20 काउस वर ऑल 1 year old व्हेन दे वर परचेज. तो मैं बोलता हूँ ये 20 काउस का एज कितना है? ये 20 काउस का एज है 1 year. ठीक है. अच्छा, इसका अपने को मार्केट प्राइस वगैरह भी दिया हुआ है. कितना है? 21,000 ईच. तो मैं नेक्स्ट यहां लिख दूं कि इसका मार्केट प्राइस बोल दो या फेयर वैल्यू. बाकी दो का फेयर वैल्यू मुझे पता नहीं अब तक, बट इसका मुझे फेयर वैल्यू दिया गया है. कितना बोला गया है मुझे? रुपीज 21,000. तो मैं लिख देता हूँ 21,000. ठीक है, रुपीज तो इंप्लाइड है, वो रुपीज में होगा. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद on 31st March 12 XY Limited had 1,000 liters of milk in cold storage which had not been sold to retail distributors. तो मैं लिख देता हूँ इधर थोड़ा नीचे आके 31st March 2012 को मिल्क कितना पड़ा है अपने पास? दीज आर 1,000 लीटर्स, बराबर. 1,000 लीटर का मिल्क अपने पास पड़ा हुआ है. ठीक है, अब तक इसको बेचा नहीं है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को. द मार्केट प्राइस ऑफ द मिल्क एज ऑन 31st वॉज रुपीज 20 पर लीटर. तो मैं बोलता हूं इसका मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू इंटू रुपीज 20 पर लीटर. ये इंफॉर्मेशन है. उसके बाद क्या बोलता है? व्हेन सेलिंग द मिल्क टू डिस्ट्रीब्यूटर्स XY लिमिटेड इनका सेलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 पर लीटर. तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सेलिंग कॉस्ट भी आ गया. तो मैं बोलता हूं माइनस रुपीज 1 पर लीटर, राइट? तो हमको 1,000 लीटर्स का वैल्यू मिलेगा. इट विल बी रुपीज 19,000. ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लिया. दीज अमाउंट्स डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग March 2011 and expected
एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज ड्यूरिंग 2012। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फेयर वैल्यूज एंड कॉस्ट टू सेल इज गिवन बिलो। आगे अच्छा इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है हमारे पास, वो बोलता है कि इस दिन पे 1 साल वाली काऊ का कितना वैल्यू था, 1.5 साल वाली काऊ का कितना वैल्यू था, 3 साल वाली का कितना वैल्यू था, 4 साल वाली का कितना वैल्यू था, ऐसे हर एक का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। आगे यू कैन अज्यूम दैट फेयर वैल्यू ऑफ 3.5 years ओल्ड काउ ऑन 31st March 11 इज 27,000। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, और अपने को कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है हर दिन का, वो बोलता है 1 अप्रैल को कॉस्ट टू सेल वॉज 1000, 1 अक्टूबर को कॉस्ट टू सेल वॉज 1000, और उसके अलावा 31st मार्च को कॉस्ट टू सेल वॉज 1100। कॉस्ट टू सेल क्यों दिया हुआ है? बिकॉज हमको फेयर वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हमको सब कुछ मेजर करना है। आगे बात करते हैं, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबोव ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू काउज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 12। मतलब ड्यूरिंग द ईयर की हमको सारी एंट्रीज क्या करनी है? पास करनी है। ठीक है, हमारे पास एक टेबल है, पहले इस टेबल को हम फिल कर देते हैं। हमारे पास क्या 3 साल वाली काऊ का फेयर वैल्यू है? क्या दिया हुआ है हमको? 3 साल वाली काऊ का फेयर वैल्यू किस दिन पे चाहिए हमको? 1 अप्रैल के दिन पे चाहिए। तो मैं बोलता हूँ 1 अप्रैल के दिन पे 3 साल वाली काऊ का वैल्यू कितना है? 27,000। तो मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यू इज 27,000। कॉस्ट टू सेल भी मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट टू सेल इसी दिन पे कितना है? ₹1,000। सबको इतना समझता है? तो अगर मैं बोलूँ मेरा नेट, या ऐसा बोल दूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेरा कितना आता है? मेरा 26,000 आता है, बराबर। दिस इज वैल्यू पर काउ, हाँ पर काउ, पर काउ। अगर मैं अभी निकालू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल काउस, तो 26,000 इंटू कितना रहेगा? वो 26,000 इंटू इस दिन पे 500 काउस थी, तो आंसर विल कम टू 1,30,00,000, राइट। अगर आपको कंप्यूट करना है तो आप कंप्यूट करके देख सकते हो इस केस में। 26,000 इंटू 500 विच गिव्स मी 1,30,00,000। ठीक है, मैंने वो नोट डाउन कर लिया। उसके बाद 30 सितंबर को कितनी काउज मर गई? 20 काउज मर गई। इनकी एज कितनी थी? इनकी एज थी 3.5। क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है? यहाँ देखो 1 का दिया हुआ है, 1.5 का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है और 4 का दिया हुआ है। 3.5 का नीचे दिया हुआ है। फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है? 27,000। तो मैं बोलता हूँ यहाँ मेरा वैल्यू रहेगा 27,000, बराबर। कॉस्ट टू सेल कितना रहेगा? कॉस्ट टू सेल अपने को यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस दिन पे, जिस दिन मरी उस दिन पे 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, बात तो एक ही है, उस दिन पे कॉस्ट टू सेल जनरली कितना होता है? 1,000। तो हम बोल देते हैं 1,000 इज द कॉस्ट टू सेल। तो वैल्यू कितना आ गया? 26,000 आ गया। तो उस केस में अब टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू विल बी 26,000 इंटू 20 विच विल गिव मी 5,20,000, बराबर। ये अपना नेगेटिव में हो गया। अब इसी दिन पे मैंने 1 साल वाले एज की काउ खरीदी थी, इसका फेयर वैल्यू 21,000 था। इस दिन पे कॉस्ट टू सेल जनरली कितना आता है? इस दिन पे कॉस्ट टू सेल इज 1,000। तो मैं बोलता हूँ ₹1,000 कितना हो गया? 20,000। 20,000 इंटू 20 काउस, वो कितना आएगा हमारा? 4 लाख वैल्यू आ जाएगा, बराबर। इस दिन पे अगर टोटल निकालोगे तो टोटल कितना आएगा इस दिन पे? -520 प्लस 40, तो अगर आप करोगे इट विल कम टू 1,18,00,000, बराबर है क्या? 130 प्लस 4 लाख माइनस 5,20,000, तो हम करके देखेगा। नहीं, 1,18,00,000 नहीं आएगा, सॉरी, कर ही लेते हैं। माइनस 5,20,000 प्लस 4 लाख इज इक्वल टू, ओके, 1,28,80,000, परफेक्ट, बराबर। ये आ गई वैल्यू। हमको सिर्फ वैल्यूज निकालनी है क्या? नहीं, हमको तो एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी? मैं एंट्रीज भी मार के दिखाता हुआ चलता हूँ। फर्स्ट डे पे तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री इतना था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने की कोई एंट्री नहीं आती। एंट्री कब आती है? जब या तो आपने कुछ परचेज किया या फिर आपने कुछ सेल किया। तो मैं बोलूँ हमने कुछ तो सेल किया था। जर्नल एंट्रीज अगर मैं देखूँ, हमने सबसे पहला सेल किस दिन पे किया? 30 सितंबर। अब यहाँ 30 सितंबर का तो बात नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, 1 अक्टूबर जैसा कुछ रेफरेंस दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं? 1 अक्टूबर को एंट्री मार देंगे। तो हम बोलेंगे 1 अक्टूबर 2011 को हमने क्या किया था? सबसे पहले तो कितनी काउ मर गई थी? 20 काउस वर डेड। तो जब कोई काउ मर जाती है तो उस केस में हमको कुछ पैसा वगैरह मिलता है क्या? नहीं, लेकिन उस काउ का वैल्यू हमारे लिए 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में हमारे लिए बायोलॉजिकल असेट्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कर दूंगा बायोलॉजिकल असेट क्रेडिट।
तो मैं डेबिट क्या करूंगा, अल्टीमेटली ये मेरा लॉस हो गया, तो लॉस मेरा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, राइट। अमाउंट कितना रहेगा, 5,20,000 और यहाँ रहेगा 5,20,000। अमाउंट कैसा है मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, ऊपर हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 बना हुआ है। देखो ये वर्किंग नोट कितना प्यारा बना है, अपन ने इससे सारे सारे अमाउंट्स अपने को निकल के मिल जाते हैं, राइट। अब इसी दिन पे हमने कुछ परचेज भी किया था, बराबर। तो उस केस में जब परचेज करोगे तो आपके बायोलॉजिकल असेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूं बायोलॉजिकल असेट्स अकाउंट डेबिट टू, यहां तो पैसा गया होगा टू बैंक अकाउंट, कितना होगा हमारे लिए 4 लाख रुपीस, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर और क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर और कुछ हुआ है क्या, तो हमने देखो एक तो जो मर गए थे उनकी एंट्री मार दी, जो एक्स्ट्रा परचेज किए उनकी भी एंट्री मार दी, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद वो मिल का वैल्यू दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही एंट्री आने वाला है भी 31 मार्च को, वो एंट्री क्या आने वाला है वो भी अपन देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं। पहले अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोच समझ के आंसर करना, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च, मैं यहां लिख देता हूं हमारे यह वर्किंग नोट में, एज ऑन 31 मार्च 2012 हमारे पास कितनी काउज है, सोच समझ के आंसर करना। एज ऑन 31 मार्च 2012 हमारे पास कितनी काउज है, तो आप बोलोगे 500 काउज है, ठीक है। क्या सबकी एज सेम है क्या, द आंसर इज नो। क्यों, कुछ काउज ऐसी है जो फर्स्ट डे पे हमारे पास थी, उनकी उम्र 3 साल थी, बराबर। तो उनकी उम्र अभी कितनी हो गई होगी, 4 साल हो गई होगी। लेकिन ये 500 की 500 काउज आपके पास अभी भी है क्या ईयर एंड तक, नहीं, 20 तो मर गई ना। तो मैं ऐसा बोलता हूं, मैं अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2 बेसिस पे वैल्यू कर देता हूं। एक ऐसी काउ जो फर्स्ट डे पे भी थी और लास्ट डे पे भी है, तो उनकी उम्र हो चुकी है 4 साल, क्योंकि फर्स्ट डे पे वो 3 साल के थे, तो 1 साल के बाद कितने के होंगे, वो 4 साल के हो गए। उसके अलावा ऐसी 20 काउज है जो मैंने परचेज की थी ऑन 1 अक्टूबर 2011, बट जब उनको परचेज किया तो उनकी उम्र कितनी थी, 1 ईयर, तो आधे साल के बाद उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 1.5 ईयर्स। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसका ईयर एंड पे क्लोजिंग वैल्यू कितना है, बिकॉज अगर सपोज मैं 480 का बात करूं, तो ये 480 का उसका यहां वैल्यू सपोज जो भी होगा, और अगर ईयर एंड पे वैल्यू बढ़ जाती है तो हमको उसका गेन वगैरह बुक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमको रीमेजर करना पड़ेगा ऑन द ईयर एंड का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, ठीक है। तो हमको सबसे पहले 480 का उसका ही बात करते हैं। तो हमको देखना है कि 480 का जो 4 साल की हो चुकी है उसका फेयर वैल्यू कितना है। तो मैं यहां देखता हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है ईयर एंड पे 4 ईयर्स वाली का कितना है, 26,500। तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज 26,500। कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है ₹1,100, तो नेट वैल्यू हमारी कितना आ जाएगा, 25,400। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, ठीक है, 25,400। तो अभी मुझे वैल्यू निकालनी है एंड में कितनी है वैल्यू, तो 25,400 इंटू 480 काउस, बराबर। तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 25,400 इंटू 480 विच विल इंटू 480 ना, 25,400 into 480 which will give me 1 crore 21 lakh, कितना था, 92,000, 92,000, ठीक, अच्छे से लिखो, 1 crore 21 lakh 92,000, बराबर, ठीक है। और ये जो 20 का पड़ी है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 इयर्स वाले का वैल्यू 23,500। तो मैं बोलता हूँ इधर वैल्यू आ जाएगा आपका 23,500। इस दिन पे कॉस्ट टू सेल इज 1,100 आ जाएगा इधर 22,400, और आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे 22,400 इंटू 20 काउस। तो यहाँ हम बोलेंगे 22,400 इंटू 20 काउस विच विल गिव मी 4,48,000। सबको समझता अपन क्या करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई ईयर एंड की वैल्यू, बराबर। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 130। तो आप बोलोगे सर ये तो लॉस हो गया हमको, देखो लॉस नहीं हुआ है। ये जो 130 की वैल्यू थी, ये आपकी कितनी काउस की है, ये 500 काउ की है। ये जो वैल्यू है ये 480 काउस की है। तो ये दोनों कंपेरेबल है, सबसे पहली बात नहीं, बिकॉज जो 20 काउ मरी है उसका तो लॉस हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं ना। सबको समझता है मैंने क्या बोला। तो अभी हमको एंट्री कैसे मारनी है, इसकी ध्यान से देखना। हम बोलेंगे इधर जब अपन एंट्री मारेंगे, तो चलो इधर ही दिखा देता हूं आपको मैं 480 का। ये 480 का हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास फेयर वैल्यू लेस
कॉस्ट टू सेल मिल गया बराबर। मैं इसी 480 का आपको 1 अप्रैल 2011 का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल के दिखा रहा हूं। कैसे निकालेंगे? इट इज वेरी सिंपल। 1,30,00,000 का वैल्यू था बराबर, उसमें से कितने वैल्यू की काउज मर गई? उसमें से आप बोल दो 5,20,000 की काउ मर गई। कैसे मिला ये 5,20,000? देखो ना, अपन ने निकाला हुआ, इतने में से इतनी की मर गई तो बची कितनी बराबर। और वैसे भी ये दोनों का वैल्यू एक दोनों दिन पे सेम ही था, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इसको। ठीक है, तो कितना बचेगा ये? 1,24,80,000। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? 1,24,80,000 ये आपकी क्या हो गई? फर्स्ट डे की वैल्यू हो गई, और ये आपकी लास्ट डे की वैल्यू है। अब ये दोनों कंपेरेबल है। अभी भी लॉस ही है, देखो लॉस लॉजिकल भी है, क्योंकि आपकी अगर डे वन पे फेयर वैल्यू 26,000 थी और अभी फेयर वैल्यू 25,400 है, तो वैल्यू तो कम ही हुई है ना, तो लॉस ही बुक करोगे आप। बट द क्वेश्चन इज लॉस कितना, तो हम सिंपली निकालेंगे 1,24,80,000 माइनस हाउ मच? 1,21,92,000। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ 1,24,80,000 माइनस 1,21,92,000 which gives me 2,88,000 का लॉस। तो मैं कैसे भी बुक करूंगा लॉस? इट इज वेरी सिंपल यार। 31 मार्च 2012 लॉस ऑन बायोलॉजिकल असेट्स या ऑन रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स टू बायोलॉजिकल असेट्स बराबर 2,88,000 2,88,000 बराबर। इस दिन पे अभी ये तो मैंने 480 काउस जो थी उसकी मैंने प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बुक किया। मैं आपको बता दूं वो कैसे आया। 1,30,00,000 माइनस जो 5,20,000 बेचा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 480 काउस या ओपनिंग वैल्यू ऑफ 480 काउस लेस जो मेरा 1,21,92,000 था, दैट इज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ 480 काउस। तो आपको मिल गया जो भी है लॉस बराबर। ठीक है, खत्म हो गई इसकी बात। उसके बाद हम इस दिन पे 31 मार्च पे और कोई एंट्री आनी बाकी है? यस, एक एंट्री आनी बाकी है। जो 20 काउस है वो भी तो रीमेजर होएगी बराबर। तो 20 काउस का क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 20 काउस का क्लोजिंग वैल्यू इज 4,48,000 बराबर। ये ओपनिंग डे पे तो थे नहीं हमारे पास, ये तो हमने एडिशनली परचेस किए थे। तो जब परचेस किए तो 20 परचेस किए थे, वो 20 के 20 आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे। तो जब वो 20 परचेस किए तो उसका वैल्यू कितना था? 4 लाख। अभी कितना हो गया? 4,48,000। बढ़ा कि गिर गया? बढ़ गया ना, तो उस केस में हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हम बोलेंगे बायोलॉजिकल असेट्स टू गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी काउस? 20 काउस। ये जाएगा हमारा किधर? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अमाउंट विल बी 48,000 एंड 48,000। तो आप बोल दो ये 20 काउ का बात किया हुआ था बराबर। तो मैं यहाँ मिटा दूँ ये वाला चीज, बोलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा गेन ऑन रीमेजरमेंट। बोल दो अमाउंट कैसा है, बहुत सिंपल है, अपन यहाँ लिख देते हैं चाहिए तो 4,48,000 ये आपका क्लोजिंग वैल्यू लेस 4 lakhs विच वॉज योर परचेज वैल्यू। कितना आ गया? 4,48,000। उसके अलावा अपने पास इन्वेंट्री में मिल्क भी पड़ा है। मिल्क का क्लोजिंग वैल्यू तो है अपने पास, किधर गया मिल्क का क्लोजिंग वैल्यू? हाँ 20 रुपया 19,000 क्लोजिंग वैल्यू तो है अपने पास, अपन ने निकाला भी था उसको वर्किंग नोट में बराबर। ये मिल्क का वैल्यू तो है अपने पास, लेकिन इसका ओपनिंग वैल्यू वगैरह कुछ है क्या? नहीं। तो इसका अपन वैसे भी कोई एंट्री पास नहीं कर सकते, सिर्फ अपन वैल्यू दिखा के छोड़ सकते हैं बराबर। वो शायद क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा है, पास एंट्रीज ऑफ अबोव ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू काउस की सारी एंट्रीज मांगी तो मैंने एंट्री मार दी। ऑल्सो शो द अमाउंट लाइंग इन इन्वेंट्री इफ एनी। तो वो मिल्क का अमाउंट पूछा है अपने को। तो मिल्क को वैसे अपन कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? मिल्क को अपन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, मिल्क तो इन्वेंट्री बन चुका है, तो ये तो एज पर इंडेक्स 2 जाएगा। इंडेक्स 2 क्या बोलता है? NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अपन ने तो वैसे भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बुक किया हुआ है ना। तो 20 इज योर रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, तभी तो वो मिलेगा अपने को नेट रियलाइजेबल वैल्यू बराबर। तो ये आपकी हो गई NRV। आप बोल सकते हो मिल्क को आपने वैल्यू किया है एज पर इंडेक्स 2। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ऐसा इसको ये अपना वर्किंग नोट नंबर 1 बन जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 देखो कितना अच्छा वर्किंग नोट बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। सबको समझता है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो ये अपना मिल्क का भी एंट्री हो गया। उसके बाद ये अपनी जर्नल एंट्रीज हो गई। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो डन विद दिस क्वेश्चन। देखो अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये।
ठीक है, जो था जैसे भी था हो गया। चलो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट पहले क्वेश्चन नंबर 77 रीड करो, फिर अपन इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 1 मिनट दे रहा हूँ, पहले फटाफट वीडियो पॉज करो और इसको रीड करो। चलो रीड किया सबने, ठीक है। अब मैं रीड करता हूँ, ध्यान देना। इलस्ट्रेशन नंबर 77 LDR, इसको भी आप मार्क करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, ध्यान देना। कंपनी एक्स परचेस्ड 100 गोट्स, अगेन ये इंडेक्स 41 के ऊपर है। जैसे देखो जानवर लोग के नाम आ जाएंगे ना, गोट, काव, बैल, बकरी, ये गोट और बकरी सेम हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो भी आ गया बीच में, समझ लेना इंडेक्स 41 के अंदर जा रहे हैं लोग, ठीक है। इसको अपन कौन से वैल्यू पे मेजर करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 100 गोट्स एट एन ऑक्शन फॉर ₹1 लाख, 1 लाख में परचेस किया, किस दिन पे, ऑन 30 सितंबर 11, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, पहले पढ़ ले क्या चाहते हैं इन लोग अपने से। वो बोलते हैं पास जर्नल एंट्रीज so as to provide the initial and subsequent measurement for all the above transactions, entries चाहिए, ठीक है। interim reporting periods are of 30th September and 31st March and the company determines the fair values on these reporting dates। इसका मतलब इस दिन पे अपने को subsequently रीमेजर भी करना पड़ सकता है, वो अपन बोलते हैं ना subsequently रीमेजर किया, तो subsequently रीमेजर अपने को करना पड़ सकता है on the revised fair value less cost to sell के बेसिस पे, राइट, ठीक है। तो ये दोनों जनरली अपन ईयर एंड पे करते हैं, बट वो इंटरिम पीरियड्स वगैरह दिया हुआ है, तो उस केस में हाफ ईयरली अपने को रीमेजरमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में क्या बोला था कि उन्होंने परचेस किया है, तो परचेस करने की एंट्री आती है। ये नहीं बोला कि आउटस्टैंडिंग था पहले से, अगर पहले से आउटस्टैंडिंग होता, ओपनिंग इन्वेंट्री होता, तो कोई एंट्री पास नहीं होती, लेकिन परचेस किया तो परचेस की एंट्री तो पास होगी। कितने में परचेस किया है, 1,10,000, 1 लाख में परचेस किया, ठीक है। सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वर हाउ मच, वर 1,000, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा 1,000 रुपीज का। आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज सिमिलर टू द कॉस्ट एक्स वुड हैव टू इंकर टू सेल द गॉट एट द ऑक्शन, ठीक है। वो 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपने को लेना देना नहीं। आगे बढ़ते, एडिशनली देयर वुड बी अ 2% सेलिंग फी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट टू बी इंकर्ड बाय द सेलर। इसका मतलब वो 2% का अपना जो सेलिंग फीस का इन लोग बात करते हैं, ये नथिंग बट योर कॉस्ट टू सेल है। दिस इज नथिंग बट योर कॉस्ट टू सेल। इंडिया स्पोर्टिंग के हिसाब से बायोलॉजिकल एसेट्स को इनिशियली भी आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करना है, और सब्सिक्वेंटली भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही मेजर करना है। तो इनिशियली ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं इधर, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, ये 77 है, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। ऑन ये 30th सितंबर 2011 का बात चल रहा है, 2020 में बोला है, 11 बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। क्या किया है, परचेस किया है, कितने में परचेस किया है, इन्होंने परचेस किया है एट ₹1 लाख, और 1,000 रुपए का क्या इंकर किया है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंकर किया है मेरे हिसाब से, राइट। 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंकर किया। तो मैं बोलता हूं कि आइडियली बैंक से पैसा कितना बाहर गया, मेरे बैंक से गया पैसा बाहर 1 लाख प्लस 1,000 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जो 2% है सेलिंग फी, ये अब तक बैंक से नहीं बाहर गया है, ये तो हमको तब पे करना है जब हम उसको बाद में सेल वगैरह करेंगे। कॉस्ट टू सेल जो फ्यूचर में इंकर करना है, आज के दिन पे ये इंकर नहीं किया है, आज के दिन पे सिर्फ 1 लाख पेमेंट किया है, और 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपन ने क्या किया हुआ है, पे किया हुआ है। क्लियर ये चीज सबको, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि 1 लाख प्लस 1,000 विच विल गिव मी 1,01,000 रुपीज, बैंक से इतना बाहर चले गया, ठीक है। जो बायोलॉजिकल असेट है उसको हमको किस पे रिकॉर्ड करना है, इसको रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। तो अब मुझे निकालना है मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना, तो मैं यहां लिखता हूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज इक्वल टू तुम्हारा फेयर वैल्यू दैट इज 1 लाख माइनस कॉस्ट टू सेल। अब कॉस्ट टू सेल में दो चीजें आएगी, एक तो 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला गया है दिस कॉस्ट इज सिमिलर टू द कॉस्ट दैट एक्स वुड हैव टू इंकर टू सेल द गोट, मतलब ये कॉस्ट सेलिंग के जब सेल करेंगे तभी वापस से इंकर करना पड़ेगा, तो ये, और माइनस 2% ऑफ मार्केट प्राइस। देखो इधर बोला गया ये 2% सेलिंग फी ऑन दी मार्केट प्राइस, मतलब ये 1 लाख पे कंप्यूट होगा, 99,000 पे कंप्यूट नहीं होगा। डाउट आ सकता है ना कि ये 2% को हम 99 पे लगाए कि 1 लाख पे लगाए, तो बोलते हैं 2% ऑफ मार्केट प्राइस, तो दैट विल कम टू 2,000। तो हमारा कितना आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 97,000, राइट। तो हम तो बुक करेंगे 97,000 के ऊपर। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस आ गया, डिफरेंस तो आएगा ही ना, बिकॉज आपने पेमेंट ज्यादा किया है लेकिन एसेट को कम वैल्यू पे बुक किया हुआ है, तो वो लॉस या जो भी वो अपना जो भी डिडक्शन या लॉस जो भी वगैरह है या खर्चा है जो भी, वो कैसे बुक करेंगे, हम बोलेंगे लॉस। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, कितना रहेगा वो आपका 4,000 रुपीज रहेगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, डन विद दिस पार्ट। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं ऐसे कर देता हूं, इधर क्वेश्चन में आके बोल देता हूं कि मेरा ये वाला पार्ट हो गया डन। ठीक है, आगे बात करते हैं।
ऑन 31st मार्च 2012। देखो याद रखना, क्वेश्चन में बोला गया 30th सितंबर को भी रीमेजर करना है, 31st मार्च को भी रीमेजर करना है। अब ये क्योंकि परचेज 30th सितंबर पे किया था तो रीमेजर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ गया 31st मार्च के ऊपर। द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट इन द मोस्ट रेलिवेंट मार्केट इंक्रीजेस टू 1,10,000। मतलब मार्केट प्राइस कितनी हो गई, 1 लाख से 1,10,000 हो गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 रुपए का ही है और ऑक्शनर फीस 2% की है ऑन दी मार्केट प्राइस। मतलब 31st मार्च ईयर एंड पे हमको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज सेल रिकॉर्ड करना है क्या? द आंसर इज नो। लेकिन रीमेजर तो करना है। कितना हो गया हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? तो मैं लिख देता हूं, मेरा इस दिन पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज गोइंग टू बी 1,10,000 माइनस 1,000 जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, माइनस जो 2% ऑफ ऑक्शनर फी, 2% ऑफ 1,10,000, इट इज गोइंग टू कम टू 2,200 आई गेस, राइट? 2,200। मैं यहाँ बता भी दूंगा कैसे आया मुझे ये 1.1 लाख का 2%, राइट? तो अगर हम इसका बैलेंस 2,200, एक जीरो ज्यादा होगा, राइट? अगर हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो कैसे आएगा उस केस में? 1,10,000 माइनस 1,000 माइनस 2,200 विच विल गिव मी 1,06,800, राइट? तो मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गया 1,06,800। ये पूरे वैल्यू पे मत रिकॉर्ड करना, हमको कंपेयर करना होगा हमारा बुक्स में कौन से वैल्यू पे दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा बुक्स में दिख रहा है 97,000 के ऊपर। तो हमारा गेन हुआ कि लॉस होगा? आइडियली वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 9,800 से बढ़ गई। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? तो हम एंट्री मारेंगे, इंक्रीज की एंट्री मारेंगे, डिक्रीज की एंट्री मारेंगे। वैल्यू इंक्रीज हो गया, इंक्रीज की एंट्री मारेंगे। तो बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 9,800। तो आप बोलोगे गेन ऑन रीमेजरमेंट, गेन ऑन remeasurement which will be also 9,800. is everyone clear with this? okay, done with this. तो ये 31st मार्च 2012 को भी अब हमने एक एंट्री पास कर दी। तो मैं अपने क्वेश्चन में आके बोल दूंगा कि मैंने ये वाले पार्ट को भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। ऐसे एक एक करके आप पूरे क्वेश्चन को हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अभी आते हैं 1 जून 2012 को क्या हुआ है। ये कोई इंटरम पीरियड वाला डेट नहीं है, ये तो दोनों इंटरम पीरियड के बीच वाला डेट आ गया। 1 जून 2012 एक्स लिमिटेड सोल्ड 18 गोट्स फॉर 20,000। अच्छा मुझे बात बताओ, ये जो वैल्यू आई है आपकी 1,06,800, ये कितने गोट्स की वैल्यू है? तो अगर मैं ऐसा भी बोल दूं ना कि 31st मार्च 2012 को मेरे बायोलॉजिकल असेट्स का वैल्यू कितना दिख रहा है? 1,06,800। इस वैल्यू पे मेरा बायोलॉजिकल एसेट्स दिख रहा है। ये कितने गोट्स की वैल्यू है? ये मैं बोलता हूं 100 गोट्स की वैल्यू है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हमने क्या सारी गोट्स बेच दी क्या? नहीं, हमने कितनी बेची है? 18 गोट्स बेची है, 20,000 में बेची है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 150 का इंकर किया है। इन एडिशन देयर वाज अ 2% ऑक्शनर फी ऑन द मार्केट प्राइस, मतलब दो तरह के कॉस्ट इंकर किए हैं, ठीक है। अब ये कभी हुआ है? मैं बोलता हूं 1 जून 2012 को हुआ है। क्या हुआ है? सेल हुआ है। तो जब सेल होगा तो सेल तो बुक करना है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी बुक करना है। अब इसको रिकॉर्ड में सिंपली पहले एक सिंपल वाली एंट्री बताऊंगा, फिर बताऊंगा मॉड्यूल ने इसको कैसे किया हुआ है, ठीक है। ध्यान देना। सेल हमने कितने गोट्स सेल किए हैं? 18 गोट्स सेल किए। पहले मैं सेल प्राइस निकाल लेता हूं। सेल प्राइस 18 गोट्स का कितना होगा वो मेरे केस में? 20,000 माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर कितना किया हुआ है इन्होंने? 150 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर किया हुआ है। तो मैं बोलता हूं माइनस 150 माइनस ऑक्शनल फीस कितना है? 2% ऑफ 20,000 विच इज गोइंग टू बी रुपीज 400 बराबर। तो मेरा सेल प्राइस कितना आ गया? 19,450। सबको समझता है ये मेरा सेल प्राइस है। और इसी 18 गोट्स का मुझे देखना है मेरा बुक्स में वैल्यू कितना है, दैट इज कैरिंग अमाउंट। बोल दूं मैं कैरिंग अमाउंट कितना है? कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा? मेरे पास देखो ना 100 गोट्स का 1,06,800 है, तो 18 गोट्स का कितना होगा? इट इज वेरी सिंपल ना। तो मैं बोलूंगा कैरिंग अमाउंट विल बी कैरिंग अमाउंट ऑफ 18 गोट्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ कैलकुलेशन मार देता हूँ, 1,06,800 इंटू 18 डिवाइड बाई 100। तो हम कैलसी पे कर लेते हैं 1,06,800 इंटू 18 डिवाइड बाई 100 विच इज गोइंग टू बी 19,224। तो मैं बोलता हूँ दिस इज 19,224। सबको इतना समझता है? ठीक है। हमारे इस दिन पे क्या किया हुआ है? सेल किया हुआ। तो देखो अभी मैं एंट्री मारा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले जर्नल एंट्री, सेल करने पे पैसा कितना मिला है? तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। प्लीज ये मत बोलना हमको पैसा 19,450 मिला है, हमको पैसा 20,000 मिला है, 20,000।
उस पे जो कॉस्ट इंकर किया वो अपन अलग से बुक करेंगे ना, बट रिसीव कितना हुआ है पैसा, तो हम बोलेंगे पैसा हमको रिसीव हुआ है 20,000, बराबर। उसके बाद हमारे बुक से बायोलॉजिकल असेट्स बाहर जाएंगे। अब बायोलॉजिकल असेट बाहर कौन से वैल्यू पे जाएंगे, सेलिंग प्राइस पे जाएंगे क्या? द आंसर इज नो। बायोलॉजिकल असेट्स हमारी बुक से बाहर तो कौन से वैल्यू पे जाएंगे, वो कैरिंग अमाउंट पे जाएंगे, राइट। तो मैं बोलता हूं बायोलॉजिकल असेट्स बाहर गए ऑन कैरिंग अमाउंट, ठीक है, इट विल बी 19 to 24। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है। उसके अलावा कंपनी ने क्या इंकर किया है, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर किया है। सेलिंग एक्सपेंसेस वो कौन सा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर किया है, उसके अलावा 400 रुपीज का ऑक्शनल फीस इंकर किया है, तो इट इज गोइंग टू बी 550, बराबर। रिमेनिंग अमाउंट आपका क्या आ जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट आपका आ जाएगा गेन टू गेन, बराबर। गेन कितना रहेगा, अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो इट विल बी 20,000 माइनस 19 224 माइनस 550, इट इज गोइंग टू बी 226। तो 226 का आपका क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। सबको इतना समझता है? ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ प्रेजेंट करने का। सेकंड तरीका आपको बताता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, गेन आप डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हो, ये दोनों वैल्यू को कंप्यूट करके, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब सेकंड तरीका, एक और तरीका क्या है जो मॉड्यूल ने फॉलो किया, प्लीज ध्यान देना, मल्टीपल एंट्रीज पास किए। सबसे पहले वो बोलते हैं कि देखो हमारी 18 गोट्स जो 19 to 24 की थी, हमने उसको कितने में बेचा, 19,450 में बेचा। तो बोलता सबसे पहले तो आप ऐसे बायोलॉजिकल असेट को रीमेजर कर लो। आप बोलोगे बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू गेन कितना, 226 बराबर। तो अल्टीमेटली आपका बायोलॉजिकल असेट जो 19 to 24 का था, जैसे ही आपने रीमेजर किया वो कितने का हो गया, अभी वो हो गया आपका 19,450 का, बराबर। तो पहले आप तो रीमेजर कर लो, क्लियर ये चीज। उसके बाद ऐसे बायोलॉजिकल असेट्स को आप कॉस्ट टू सेल में ट्रांसफर करो, तो आप बोलोगे कॉस्ट टू सेल अकाउंट डेबिट। प्लीज पहले एंट्री देखना, लिखना मत अभी कुछ भी। टू बायोलॉजिकल असेट्स, बराबर। कॉस्ट टू सेल में आपने 19,450 पे ट्रांसफर कर दिया और 19,450 पे ट्रांसफर कर दिया, बराबर। उसके बाद आप सेल वाली एंट्री मारो, आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपको पैसा कितना मिला, 20,000 मिला। सेलिंग एक्सपेंसेस आप डेबिट कर दो, क्या कर दो, डेबिट कर दो। ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, ये ऐसे मतलब टू बैंक होना चाहिए आइडियली, क्योंकि इतना पैसा आपने भरा है ना, तो मैं बोलता हूँ इधर से टू बैंक, बराबर। ब्रैकेट में बोल दूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस, ये वाली, बिकॉज फिर काफी लोग बोलेंगे सर क्रेडिट कर दिया सेलिंग एक्सपेंस तो इनकम हो गया, इनकम नहीं है वो, टू बैंक कर, ठीक है। हाँ, अब अपन इधर आते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करते हैं अपन। कितना डेबिट करेंगे अपन, 550, बट आइडियली पैसा भी बाहर गया ना बैंक से, तो मैं बैंक में ऐसा करूंगा नेट ऑफ करके रिकॉर्ड कर लेता हूँ 19,450। इधर भी अपन सेम चीज कर सकते थे ना, अपन इधर डायरेक्टली 19,450 ही रिकॉर्ड कर सकते थे, बिकॉज उतना तो पैसा आपके बाहर ही गया ना, तो ऐसा लिखो ही मत ना उसको, बेस्ट है तरीका, बराबर। 226, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने बोला 550 मैंने डेबिट कर दिया, और बैंक मैंने नेट ऑफ करके रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके अलावा हम बोल देंगे इधर टू रेवेन्यू, टू रेवेन्यू कितना, 20,000, ठीक है। अब ये इतना बड़ा लॉन्ग कट मारने का सेंस क्या बना, आइडियली जब भी आप इन्वेंट्री को बेचते हो, तो इन्वेंट्री को जब भी आप बेचते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर निकलने का तरीका ही ये होता है कि आप पहले इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करो, और उसके बाद आप जो भी पैसा मिलता है उसको एज अ रेवेन्यू बुक करो। आप देखते होंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, जब अपन पहले बचपन में करते थे तो अपन ऐसे ही करते थे ना, अपन क्या, जितना परचेज किया और जितना सेल किया, क्या आप सीधा सीधा नेट ऑफ करके गेन रिकॉर्ड करते थे क्या? नहीं, परचेस पूरा पूरा बुक करते थे, सेल पूरा पूरा बुक करते थे, बराबर। तो यहां भी उन लोग वही लॉजिक से आपको बताने का ट्राई कर रहे हैं। अगर अपन ये लॉजिक भी देखें तो देखो अपन ने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो अपन ने गेन बुक किया है 226 का, बराबर। इधर अपन ने क्या दिखा हुआ है, रेवेन्यू दिखाया हुआ है 20,000 का, बराबर। उसके अलावा अपन ने यहां दिखाया हुआ है कॉस्ट टू सेल कितने का, 19,450 का, और उसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में दिखाया हुआ है अपन ने कितने के, 550 के। तो आइडियली बात तो एक ही होगी ना सर, बात तो एक ही हो गई। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका नेट कितना बुक होता है गेन में, 226, बट एक नेट ऑफ एंट्री भी आप मार के दे सकते हो। आप एक और ऐसी भी एंट्री मार सकते थे अगर आप चाहो तो। आप बोल दो बैंक से पैसा आया 20,000, फिर आप यहाँ बुक करो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना, क्योंकि वो लॉस है आपका, और बोल दो ये सेलिंग एक्सपेंसेस आपने कैश में पे किया कितना, 550,
बराबर। आप ये भी एक एंट्री मार सकते हो। तो ये वाली एंट्री मारने के बहुत तरीके हैं और ये जो मॉड्यूल ने फॉलो किया। अब एग्जाम में कौन सी मारे, शॉर्टकट वाले मारे कि मॉड्यूल वाली मारे? एग्जाम में मॉड्यूल वाली मारना, बात खत्म। डिबेट करो ही मत कि सर ये एंट्री क्यों नहीं मार सकते, मार सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं मार्क्स चाहिए तो यही वाला फॉलो करो। देखो एक तो होता है कि लॉजिकली अपने को समझना, कंसेप्चुअली समझना। कंसेप्चुअली आपको मैंने एक्सप्लेन किया ये वाले का लॉजिक, ये सबका लॉजिक नेट ऑफ करके कैसे मारती। बट एग्जाम में आप मारोगे तो यही वाली मारोगे। और मैं यही बता रहा हूँ कि आइडियली यही वाला सही है मॉड्यूल वाला। क्यों? इन्वेंट्री तो है, ये और क्या है। तो इन्वेंट्री को आप कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर करोगे तो यही रेवेन्यू और कॉस्ट टू सेल वाले लॉजिक से ही बाहर करना पड़ेगा आपको। सबको समझता है क्या ये वाला पार्ट? ठीक है, सो डन विद दिस एज वेल। हो गया ये वाला पार्ट, क्लियर वाला पार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए क्या? आप लास्ट एंट्री भी ऐसे ही मार सकते थे। लास्ट एंट्री 19450 की जगह 20,000 रिकॉर्ड कर लो और टू बैंक करके दिखा दो 550 करके, तो वो भी एक अब चीज कर सकते हो। बट वैसा नहीं किया तो भी चलेगा। 4 इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, परफेक्ट। सो वी आर डन विथ ये वाला सेक्शन जो हमने ये वाला किया, ये वाला पार्ट। सबको समझता है क्या ये वाला पार्ट? मैं आपको दिखा दूं मॉड्यूल में कैसा किया हुआ। आपके पास वैसे नोट्स तो है ही, बट देख लो पहले। गेन बुक किया, गेन कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर कॉस्ट टू सेल में ट्रांसफर किया, फिर ये अपनी रेवेन्यू वाली एंट्री अपन ने पास की। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, सबको समझता है क्या ये वाला पार्ट? आपको कैलकुलेशन चाहिए तो कैलकुलेशन आप यहाँ से देख सकते हो। नोट डाउन करते हुए चलो प्लीज अभी। ठीक है, आप ये ओनली फॉर रेफरेंस है, ये ओफू है। ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको एग्जाम में मत बना के आना ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह को। ठीक है, तो ये हमारा उतना पार्ट भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भी, क्या बोलते हैं वो आगे इधर। ऑन 15 September 12 द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गोट वॉज 82,880। क्या हमको 15 सितंबर को रीमेजर वगैरह करना है क्या? नहीं, तो ये वैल्यू इज इररिलेवेंट, क्योंकि हमको 30 सितंबर को रीमेजर करना होता है, 15 सितंबर को नहीं। आगे बात करते हैं। 42 गोट वर स्लॉटर्ड, बहुत बुरा हुआ, काट दिया ऑन दैट डे विथ अ टोटल स्लॉटर कॉस्ट ऑफ 4,200। स्लॉटर किया, स्लॉटर कॉस्ट वगैरह इंकर किया, ठीक है। द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द carcasses on that date was 48,300 and the expected transportation cost to sell the carcasses is 420। जब भी ऐसे गोट वगैरह को स्लॉटर किया मतलब आपने इसको रेडी टू सेल कर दिया, बराबर। और जैसे ही वो रेडी टू सेल हो जाएगा ना स्लॉटर करने के बाद, तो वो इंडेस 41 से कहां चला जाएगा? इंडेस 2 में, इन्वेंटरी में चला जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज रेडी फॉर सेल, बराबर। तो जैसे ये इंडेस 2 में चला जाएगा तो इंडेस 2 में अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे? जो वैल्यू पे 41 के अंदर था, 41 के अंदर कौन से वैल्यू पे होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे होगा। वही वैल्यू में इंडेस 2 में ट्रांसफर करेंगे, इंडेस 2 में ट्रांसफर करेंगे वही वैल्यू पे, और वही वैल्यू बन जाएगी इंडेस 2 के हिसाब से आपके लिए कॉस्ट, बिकॉज इंडेस 2 बोलता है कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगा इंडेस 1 के हिसाब से ऑन 15 सितंबर, वो बन जाएगी इंडेस 2 के हिसाब से एनआरवी या कॉस्ट। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक बार वापस देख लेते हैं। कितना स्लॉटर किया हुआ है? 42 गोट स्लॉटर किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये 15 सितंबर का बात चलता है, ठीक है। 15 सितंबर 2012 हमारे पास इस दिन पे कितनी गोट्स है? 82 गोट्स है, क्योंकि 100 में से 18 तो हमने बेच दी। इसमें से कितनी स्लॉटर कर दी? 42 गोट्स स्लॉटर कर दी, बराबर। ये हो गई स्लॉटर्ड, ठीक है। स्लॉटर कर दी 42 गोट्स। अब देखते कुछ वैल्यू वगैरह दिया हुआ है क्या। विथ अ स्लॉटर कॉस्ट ऑफ 4,200, ठीक है। द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द कैरकेसेस ऑन दैट डेट वाज 48,300। हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ट्रांसफर करने वाले इसको, एंड द एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल द कैरकेसेस इज 420। नो अदर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड। तो क्या किया जाए? ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको इस स्लॉटेड गोड्स को इंड एस 41 से निकालकर इंड एस 2 में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इंड एस 41 के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है हमारे बुक्स में। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? इट इज वेरी सिंपल। देखो हमारे पास सबसे पहले 100 गोट्स थी, उस 100 गोट्स का वैल्यू कितना था? 1,06,800। इसमें से हमने कितनी गोट्स बेच दी? 18 गोट्स बेच दी। ये जब बेची तो इसका वैल्यू कितना कम हो जाएगा? 19,224, बराबर। तो अभी 82 गोट्स का वैल्यू कितना बचेगा? 82 गोट्स का वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो इट विल बी 1,06,800 माइनस 19,224 विच इज 87
576, तो मैं बोलूंगा इट इज 87,576, बट ये तो 82 गोट्स का वैल्यू है, मुझे कितने गोट्स का वैल्यू चाहिए, मुझे 42 गोट्स का वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूंगा इंटू 42 डिवाइड बाय 82 विच विल गिव मी, तो हम बोलेंगे इंटू 42 डिवाइड बाय 82 विच इज गोइंग टू बी 44,856, तो मैं बोलता हूं दिस इज 44,856, दिस इज वैल्यू एज पर इंड एस 41 जो हमारे बुक्स में दिख रही है, बराबर, ये तो हमारी बुक्स में वैल्यू दिख रही है, तो जब मुझे इंड एस 41 से इंड एस 2 में ट्रांसफर करना है तो मुझे कुछ जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो अब मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है, मुझे अपने बुक से क्या बाहर करना है, बायोलॉजिकल असेट बाहर करना है, और मुझे अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करना है, इन्वेंटरी रिकॉर्ड करना है, बराबर, इन्वेंटरी कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट क्या बनेगी, जिस दिन ये ट्रांसफर हो रहा है, 15 सितंबर को ये ट्रांसफर हो रहा है, इस दिन की जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है उस पे ट्रांसफर करेंगे, बराबर, तो हम कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल असेट्स को तो बाहर जो वैल्यू पे दिख रहा है उस वैल्यू पे बाहर कर देंगे, तो हम बोलेंगे 44,856 पे इसको बाहर कर दिया जाए, बराबर, इन्वेंटरी को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, देखो इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने का वैल्यू आपको दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है वैल्यू 48,300, इसकी क्या है, फेयर वैल्यू है, मार्केट प्राइस है बेसिकली, और कॉस्ट टू सेल कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है, तो मैं बोलता हूं मैं इन्वेंट्री को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, मैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करूंगा 48,300 माइनस 420। अच्छा, कोई लोग बोलेंगे सर एक और वैल्यू है 4,200 की, आपने इसको क्यों नहीं माइनस किया, ये हमारी कॉस्ट टू सेल की वैल्यू नहीं है, ये तो वो वैल्यू है जब आपको इंकर करनी पड़ गई टू ट्रांसफर टू स्लॉटर अ गोट, बराबर, तो ये तो आपका खर्चा अलग से बुक होएगा, ये वो वाला कॉस्ट टू सेल नहीं है जो आपको इन्वेंट्री के बेचने पे इंकर करना पड़ेगा, ये वो वाला खर्चा है जो आपको 41 से 2 में कन्वर्ट करना पड़ा ना, वो टाइम पे आपने खर्चा क्या किया, ये इंकर किया, तो इसको तो अपन इसी दिन पे बुक करेंगे, हम बोलेंगे स्लॉटर एक्सपेंसेस, स्लॉटर एक्सपेंसेस कितना रहेगा आपका, ये आइडियली मैं बोलूं ये आपने इंकर कर दिया तो अपन इसको बोल देगा टू बैंक, कितना, मैं बोल दूं इधर स्लॉटर एक्सपेंसेस कितना रहेगा वो 4,200, सबको समझता है ये वाला पार्ट, ठीक है, स्लॉटर एक्सपेंस भी अपन इंकर कर दिया, अगर अपन अभी देखें तो हमारा वैल्यू कितना बचता है, सबसे पहले हम देखते हैं 48,300 माइनस 420, ये बचेगा हमारा 47,880, बराबर, डेबिट में इतना है माइनस 44,856 माइनस 4,200 विच विल गिव मी 1176, ये मेरा आइडियली लॉस हो गया, तो मैं बोलता हूं लॉस ऑन रीमेजरमेंट 1176। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्लॉटर एक्सपेंसेस इंकर तो क्या, इसको बुक तो करो आप एक्सपेंस में, अगर आप बुक भी करोगे तो भी आपका नेट ऑफ इफेक्ट सेम ही आएगा, मतलब तो कैसे, सपोज अपन ये वाला चीज नहीं पास करेंगे, ठीक है, मैं इसके बदले क्या लिख दूंगा, मैं यहां लिख दूंगा स्लॉटर एक्सपेंसेस, मैं यहां लिखता हूं ऑल्टरनेटिवली यहां मैं क्या कर दूंगा, मैं लिखूंगा स्लॉटर एक्सपेंसेस, कितना 4,200, फिर आपका बैलेंस इधर आ जाएगा, कितना बैलेंस आएगा वो देख ले क्या अपन, तो वो आएगा 47,880 प्लस 4,200 माइनस 44,856 माइनस 4,200 विच विल गिव मी 3,024, तो मैं यहां बुक करूंगा फिर टू गेन 3,024, मतलब एक तरफ एक्सपेंस बुक किया, एक तरफ इतना गेन बुक किया, नेट ऑफ करके अपन ने इतना ही तो लॉस बुक किया है ना यार, तो अपन वो नेट ऑफ करके भी दिखा सकते हैं, या फिर आप ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी एंट्री मार सकते हो, मैं काम करूँ क्या, बाजू में एक ऐसी एंट्री मार के दे दूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, या तो अपन ने नेट ऑफ करके ही लॉस बुक कर लिया, या फिर आप बोल दो इन्वेंटरी 47,880 बराबर स्लॉटर एक्सपेंस 4,200, इसको पे ऑफ भी करेंगे टू बैंक के थ्रू, कितना 4,200, फिर बुक करेंगे एक गेन, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कितना गेन बुक करेंगे हम गेन बुक करेंगे 3,024, ये हमारा आया बैलेंसिंग फिगर, और एक तरफ हम क्या बुक करेंगे टू बायोलॉजिकल असेट्स, हो जाएगा 44,856 वाली वैल्यू के ऊपर, सबको समझता है, या तो ये एंट्री पास करो या फिर ये एंट्री पास करो, मॉड्यूल ने ये वाला एंट्री पास किया हुआ है, सबको मैंने लॉजिकली समझा रहा हूँ क्योंकि डाउट्स आ सकते हैं जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक है, ये तो हमारा हो गया, तो अभी हमारे पास अगर मैं बोलूँ ये सब स्लॉटर करने के बाद कितनी गोट्स बचती है, तो हमारे पास 40 गोट्स बचती है, बराबर, और ये 40 गोट्स का वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं, तो हमारे पास कितना वैल्यू का गोट्स बचता, तो मैं बोलता हूँ देखो 106, ऐसा बोलता हूँ 10,
ये 82 का तो 87,576, ये कैसे आया देखो, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, माइनस कितने वैल्यू के बाहर गए, 44,856 के बाहर गए, तो कितना बचता देखते हैं, 87,576 माइनस 44,856 विच विल गिव मी 42,720। अच्छा ये मैं क्यों निकाल कर रख रहा हूँ, आपको समझेगा मैं क्यों निकाल कर रख रहा हूँ, ठीक है। 40 गुड्स का वैल्यू मेरे पास बच जाता है। आगे देखते हैं, ऑन 30th सितंबर द मार्केट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 40 कैसा है वो अपने को समझ गया, कितना है 44,800, एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 400 है, 2% ऑक्शनर का फीस है, ठीक है। तो इसका भी अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा। सबसे पहले हम किस दिन का बात करें, 30th सितंबर 2012, इस दिन पे 40 गोल्ड बची है। सबसे पहले 40 गोल्ड का मुझे क्या चाहिए रहेगा, कैरिंग अमाउंट मेरे बुक्स में कितना है, तो देखो जस्ट अपन ने ऊपर अभी जस्ट निकाला अपन ने 42,740, 720 आएगा, 720। सबको समझा ना अपन ने क्यों निकाला, 42,720 है। उसके बाद हम निकालेंगे ये 40 गोड्स का इस दिन का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, वो बोला हुआ है एक तो 44,800 है, इसमें से माइनस करने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 400 रुपए का, और इसमें से माइनस करने का 2% ऑक्शनर फीस, तो 44,800 इंटू 2% विच विल गिव मी 896। तो अगर मैं बोलूं मेरा वैल्यू कितना आएगा, तो इट विल बी 44,800 माइनस 400 माइनस 896 विच विल गिव मी 43,504। तो मेरा वैल्यू बड़ा है कि गिरा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो मैं बोलूंगा माइनस 42,720 विच विल गिव मी 784। तो मेरा गेन आ गया 784 का, तो ये मैं गेन बुक करूंगा, और रिमेनिंग 40 कोड्स तो मैं एंट्री का पास करूंगा। इसकी एंट्री सिंपल से आ जाएगी, बायोलॉजिकल असेट इतने वैल्यू से बढ़ रहा है, तो 784 अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट 784। सबको समझता है, ये तो देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसा मत समझना कि आपने जस्ट बिकॉज मेरे साथ इसको सॉल्व किया तो आपको ये आंसर आ गया या आपको ये सोल्यूशन बहुत इजीली समझ गया। खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला है ही नहीं, तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। सबको समझता है वाला पार्ट, ठीक है। तो ये अपन ने सारी एंट्रीज क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। अगर आप चाहो तो इसको एक बार पॉज कर करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो एक बार, कहाँ से, एक बार ऊपर से दिखा दूं आपको मैं, स्टार्टिंग से। ये तो अपना हो गया था ये वाला 77, पॉज करो देख लो बराबर। उसके बाद अगले दिन पे ये 100 कोट का वैल्यू वगैरह निकाला हुआ है, फिर प्राइस ऑफ सेलिंग, ठीक है। उसके बाद ये ऑल्टरनेटिव एंट्री पे आपको मार के दिखाई, और ये ओफू भी मार के दिखाया आपको, ठीक है। उसके बाद ये तो अपन ने बाद में निकाला, ये निकाला है ये वाली वर्किंग के बाद में, वरना बोलना मत पहले कैसे निकाल दिया उसको, ठीक है। इंडेक्स 41 से गया है वो इंडेक्स 2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद दिस वैल्यू, और आखिर में क्या आएगी आपकी जर्नल। सबको समझता है वाला पार्ट, यस। सो वी आर डन विद इंडेक्स 41। अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 48 मिनट्स गया दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो, राइट। एक 5 मिनट्स का ब्रेक लो, देन वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स 101। ओके चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स 101। 41 हो चुका, 101 स्टार्ट करते हैं। 101 में कोई भी कंसेप्ट का एडिशन नहीं है, देयर आर नो एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, बट यस देयर आर फ्यू इलस्ट्रेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। इलस्ट्रेशन नंबर 78 मार्क एज होमवर्क, बेसिक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 79 वी विल डिस्कस, एंड इलस्ट्रेशन 79 को आप एलडीआर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक बार हो सके तो पहले एक बार खुद रीड करो, उसके बाद मेरे साथ रीड करना, ठीक है। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, तो पहले देख लेते हैं चाहिए क्या है इनको। इन लोग बोलते हैं व्हाट इज द बैलेंस ऑफ टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी का बैलेंस पूछा, दैट इज इक्विटी एंड अदर इक्विटी, राइट, एज ऑन 1st April 11 आफ्टर ट्रांजिशन टू इंड एस। ऑल्सो आगे क्या मांगा है, शो रिकंसिलिएशन बिटवीन टोटल इक्विटी एज पर एएस एंड एज पर इंड एस टू बी प्रेजेंटेड इन द ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2011, ठीक है। इग्नोर डिफर्ड टैक्स का इंपैक्ट, वो इंपैक्ट इग्नोर करने बोलते हैं। मतलब एक तो उनको टोटल इक्विटी चाहिए एज ऑन 1st April एज पर इंड एस, और उसके अलावा एएस और इंड एस के इक्विटी का रिकंसिलिएशन वगैरह भी चाहिए, ठीक है। बना के दे देंगे, रीड करते हैं। माथुर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड has to present its first financials under Ind AS for the year ended 31st March 2013. The transition date is 1st April 2011, ठीक है। वो तो अपने को पता है कैसे निकलता है, आगे बात करते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन डेट कैसे निकलता है जिसको नहीं पता वो देख लो। ईयर एंडेड कौन सा है, 31st March 13, मतलब 2012-13 का आपका बनेगा एज पर
इंडेस, मतलब ये आपका फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन का ईयर है, बट इंडेस बोलता है कंपेरेटिव देना 1 साल का कंपलसरी है, राइट। तो कंपेरेटिव कौन से साल के होंगे, 11-12 के होंगे, बराबर। तो आपका 11-12 मतलब ये 31-3-13 ये हो गया आपका इंडेस वाला ईयर, करंट ईयर, बराबर। प्रीवियस ईयर आपका कौन सा हो गया, 31-3-12, बराबर। और इस प्रीवियस ईयर का जो भी ओपनिंग डेट होता है, ओपनिंग डेट आपका बन जाता है ट्रांजिशन डेट, मतलब वो डेट कौन सी होती है, 1 अप्रैल 2011, बराबर, ठीक है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड अपॉन ट्रांजिशन टू इंडेस, ये जो नीचे एडजस्टमेंट्स दिए वो सारे एडजस्टमेंट्स किए गए थे अपॉन ट्रांजिशन टू इंडेस। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कंपनी हैड टू ऑप्ट the company opted to fair value its land as on the date of transition, मतलब वो शायद इंडेस अप्लाई करने के पहले वो कैरिंग अमाउंट पे रखता होगा या उसको बुक वैल्यू पे रखता होगा। अब उसने बोला कि हम कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, फेयर वैल्यू यूज करेंगे, राइट। अपने को पता है सब्सिक्वेंटली मेजर करने के इंडेक्स में 2 मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल, एक फेयर वैल्यू, एक रिवैल्यूएशन मॉडल, राइट। द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन 1 अप्रैल 11 वाज 10 करोड़, द कैरिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 11 वाज 4.5 करोड़। मतलब जब हमने उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करने का ठान लिया है तो उस केस में हमको गेन होएगा, फेयर वैल्यू गेन, वो गेन कितने का होएगा, 5.5 करोड़, राइट। और क्योंकि ये ओपनिंग डेट है तो ओपनिंग डेट पे जो भी गेन लॉस वगैरह रहेगा उसका इंपैक्ट डायरेक्टली अदर इक्विटी के अंदर जाता है। और अगर आप देखोगे तो इनको बैलेंस ऑफ अदर इक्विटी ही चाहिए, मतलब लैंड का वैल्यू क्या हो जाएगा उससे इनको लेना देना है ही नहीं, इनको ये चाहिए कि अदर इक्विटी पे या टोटल इक्विटी पे इसका क्या इंपैक्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हुआ चलता हूँ, हम कर रहे इलस्ट्रेशन नंबर 79, राइट। तो मैं लिखता हुआ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। हमको सबसे पहले तो ओपनिंग इक्विटी वगैरह पता नहीं है, बराबर। इक्विटी कितना है वो मेरे को नहीं पता, वो नीचे शायद दिया हुआ रहेगा। उसके बाद मैं देखता हूँ अदर इक्विटी, बराबर। हमको टोटल इक्विटी पूछना, टोटल इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस अदर इक्विटी, करेक्ट, ठीक है। तो अदर इक्विटी में जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस अब मेरे को नहीं मालूम, वो जाने देते हैं, आगे बात करते हैं। मैं 1-2 लाइन छोड़ के ही लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ इधर ऐड फेयर वैल्यूएशन गेन, बराबर। कितने का मैं गेन ऐड करूंगा, 5.5 सीआर का गेन ऐड करूंगा, राइट। गेन कैसा है, बहुत सिंपल है, फेयर वैल्यू 10 करोड़ है, कैरिंग अमाउंट 4.5 करोड़ है, 5.5 का गेन आ जाएगा, ठीक है। द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ प्रोविजन कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया था फॉर प्रोपोज डिविडेंड ऑफ 60 lakhs, देखो ऊपर वाले अमाउंट सारे करोड़ में थे, ये वाला अमाउंट लैक्स में, ध्यान रखना। एंड रिलेटेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 18 lakhs, मतलब कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोपोज्ड डिविडेंड 60 lakhs का एज अ प्रोविजन बुक किया हुआ है, और उसके अलावा उसके ऊपर जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है 18 lakhs का, वो भी बुक किया हुआ है। मतलब दोनों के दोनों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, मतलब कितना एक्सपेंस कंपनी ने बुक किया हुआ है, 78 lakhs का। आइडियली एएस के अंदर अपन प्रोपोज डिविडेंड रिकॉग्नाइज किया करते थे, इन एएस में सीधा सीधा बोलते हैं डिविडेंड को एज अ प्रोविजन या एज अ लायबिलिटी से तभी बुक करेंगे जब कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा, वो ऑब्लिगेशन जब कंपनी डिक्लेयर करता है तभी आता है। तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रोपोज्ड डिविडेंड इन इंडिया। प्रोपोज्ड डिविडेंड को कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोज करता है, बुक कभी भी नहीं करता, राइट। तो इसलिए वो बोलता है इट वॉज रिटर्न बैक एज ऑन द ओपनिंग बैलेंस शीट डेट। रिटर्न बैक क्यों करता है मैंने आपको बताया, क्योंकि इंडेक्स में कंसेप्ट ही नहीं है, राइट। तो जब प्रोविजन बुक किया रहेगा तो एंट्री क्या मारी होगी, अपन ने प्रोविजन का एज एन एक्सपेंस बुक किया रहेगा, अब उसको राइट बैक करना है, तो एक्सपेंस को राइट बैक करने के लिए आपको एक्सपेंस को रिवर्स करना पड़ेगा, एक तरीके से आपको एक इनकम बुक करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं लिख देता हूं एड provision return back, right, it is 60 lakhs, that is 0.6 cr plus 0.18 cr, 18 lakhs है ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, राइट। तो मैं बोल दूंगा हो जाएगा 0.78 cr। सबको समझता है ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गया, डन। थर्ड एडजस्टमेंट, द कंपनी फेयर वैल्यूज इट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। उन्होंने डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के दिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट को भी फेयर वैल्यू पे कंसिडर करने का सोचा है। द इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ फेयर वैल्यूएशन इज 75 lakhs, तो इसकी वजह से भी एड फेयर वैल्यू गेन ऑन शेयर्स। मैं बोलता हूं ऊपर वाला था ऑन लैंड, कितना है गेन, 75, तो मैं यहां बोल दूंगा 0.75 CR। थर्ड एडजस्टमेंट भी डन, सिंपल है। फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्या बोलता है, द कंपनी हैज एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 80 CR, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था मेरा, 80 CR, 80 CR, राइट। उसके अलावा बोलता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 करोड़। अब सोच समझ के बताओ, एज पर इंडेस प्रेफरेंस शेयर इक्विटी बनता है कि लायबिलिटी बनता है,
वो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कवर्ड है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलता है कि हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रेफरेंशियल का नेचर क्या है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल का नेचर क्या है। वो इक्विटी हो सकता है, वो लाइबिलिटी भी, वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकता है, या फिर वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, राइट। अब वो बोला है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। रिडीमेबल का मतलब होता है कि हमको उसको कैश में रिडीम करना है। कन्वर्टेबल नहीं बोला, रिडीमेबल बोला है, मतलब पैसा देना है उसके एंड पे, राइट। जब पैसा देना तो वो क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, राइट, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो उस केस में जहां वो प्रेफरेंशियल कैपिटल फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाता है, तो एज पर इंड एस क्या मैं इस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल को अपने इक्विटी का पार्ट मानूंगा? नहीं, वो लाइबिलिटी का पार्ट आ जाएगा, राइट। तो इस केस में इसको हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे और इक्विटी में इसका इंपैक्ट कुछ आने वाला नहीं है। आगे, द रिजर्व्स एंड सरप्लस एज ऑन 1 April 11 बिफोर ट्रांजिशन टू इंड एस वाज 95 करोड़, मतलब ओपनिंग रिटेन, ओपनिंग अदर इक्विटी का बैलेंस था 95 करोड़, रिप्रेजेंटिंग 40 करोड़ ऑफ जनरल रिजर्व, 5 करोड़ ऑफ कैपिटल रिजर्व एक्वायर्ड आउट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट्स बैलेंस इज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं मेरा जो भी अदर इक्विटी है, अदर इक्विटी में मेरे ओपनिंग के 3 कंपोनेंट है, राइट। उसमें एक तो जनरल रिजर्व है, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। एक तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कितना बोला हुआ है, जनरल रिजर्व बोला हुआ है आउट ऑफ 40 करोड़ से जनरल रिजर्व, तो मैं बोलता हूं यहां मेरा जनरल रिजर्व आ जाएगा 40 करोड़। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व, हाउ मच, 5 करोड़, और बैलेंस बोला हुआ है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये जो भी हमने एडजस्टमेंट किए ना, फेयर वैल्यू गेन बुक करने का, प्रोविजन राइट बैक करने का, फेयर वैल्यू गेन ऑन शेयर्स बुक करने का, ये सारे एडजस्टमेंट्स रिटेन्ड अर्निंग्स में होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स आउट ऑफ 95, 45 चला गया, कितना बचा, 50 CR। तो ये 50 CR रिटेन अर्निंग्स, इसको मैंने इनर कॉलम में लिख दिया ताकि ये जो भी नीचे एडजस्टमेंट्स है उसका इफेक्ट देने के बाद मैं इसको आउटर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। सबको समझता है वाला पार्ट, सिंपल है, ठीक है। तो अब देखते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या। आगे बोलता है द कंपनी आइडेंटिफाइड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स वर इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ये नहीं भी बोलते तो भी हमको ये चीज समझ गई थी बराबर, बट इन्होंने बोल दिया, बहुत अच्छा काम किया, कोई डाउट का स्कोप रखा ही नहीं है। तो आइडियली हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस कितना हो जाएगा, 55, मैं निकाल लूंगा इधर से कैलकुलेटर पे, 55 प्लस 0.78 प्लस 0.75 विच गिव्स मी 56.53। तो मैं बोल देता हूं यहां मेरा आ गया 56.53। और अगर मैं बात करूं मेरा टोटल इक्विटी, मेरा टोटल इक्विटी इज, निकाल लेते 56.53 प्लस ये ऊपर का जो 45 है वो, प्लस 80, 181.53, राइट है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये 56.53 नहीं आएगा, मैंने 5 ऐड किया, 5.5 ऐड नहीं किया, राइट। तो मैं वापस कर लेता हूँ, 50 प्लस 5.5 प्लस 0.78 प्लस 0.75 विच गिव्स मी 57.03, और टोटल कम्स टू प्लस 45 प्लस 80 विच गिव्स मी 182.03। दिस इज टोटल इक्विटी ओपनिंग बैलेंस एज पर इंड डे। ये हमारा फर्स्ट चीज पूछा था। अब सेकेंड चीज क्या पूछा था इन्होंने, रिकंसिलिएशन। री को लिख देता हूं यार, स्पेलिंग में लफड़ा। रिकंसिलिएशन, राइट। उनको रिकंसिलिएशन कहां से कहां तक चाहिए, वो बोलते हैं रिकंसिलिएशन बिटवीन टोटल इक्विटी एज पर एएस एंड एज पर इंड एस। अब सबसे पहले विजुअलाइज करने का ट्राई करो, अगर हमको लिखना होता टोटल इक्विटी एज पर एएस तो उसमें क्या क्या आता, राइट। एज पर एएस उसमें क्या क्या आता, पहले सोचना। सबसे पहले क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आता, हाँ वो तो आता 80 CR का। अगर आपको याद होगा तो टोटल इक्विटी में हम एएस में तो प्रेफरेंस शेयर्स को एज अ इक्विटी ही मानते थे, तो वो भी आ जाएगा। तो वो कितना होता, हमारा प्रेफरेंस शेयर यहां दिया हुआ है, इट इज 25 CR, तो मैं लिख देता हूं 25 CR। उसके अलावा जो भी रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है वो भी आता, तो वो कितना दिया हुआ है हमको, 95 CR। तो ये होता आपका टोटल इक्विटी एज पर एएस। तो मैं बोलता वो कितना आता, 95, 110, 120, 200 मेरे ख्याल से होता, राइट। इट वुड हैव बीन 200 CR। अब मुझे करना है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स, अब दो तरह के एडजस्टमेंट्स है। एक तो सबसे पहला एडजस्टमेंट
ड्यू टू ट्रांजिशन टू इंड एस, बराबर। वो एडजस्टमेंट्स कौन से होंगे सबसे पहले देखना। सबसे पहले ये जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये आपके इक्विटी का पार्ट नहीं रह सकता, इसको आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा 25 CR, बराबर। उसके अलावा ये जो भी एडजस्टमेंट्स ऊपर दिया गया है, बराबर, वो अपने को वहां से इफेक्ट देना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट्स क्या क्या दिया हुआ है हमको? एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है ये वाले, बराबर। मैं वापस से पूरा कॉपी नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाना, मैं ये एडजस्टमेंट्स को टोटल कंबाइन करके लिख रहा हूं इधर। अबोव एडजस्टमेंट्स, बराबर। आपको एज इट इज वो स्टेटमेंट कॉपी करना चाहिए आइडियली। इट इज 5.5 प्लस 0.78 प्लस 0.75 which is going to be 1.57 7.03 CR, बराबर। आप इतना करोगे आपको अमाउंट मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो अगर आप करोगे तो इट विल बी 175 प्लस 182.03, दिस इज योर एज पर इंड एस ऑन ट्रांजिशन डेट, ऑन ट्रांजिशन डेट। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? मतलब रिकंसिलेशन तो बहुत सिंपल था, कुछ खास था नहीं। प्लीज रिकंसिलेशन में जैसे इन्होंने किया ना हेडिंग वगैरह, वो हेडिंग वगैरह प्लीज ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट ड्यू टू रिक्लासिफिकेशन, एक तो प्रेफरेंस शेयर को फाइनेंशियल लायबिलिटी माला, फिर ड्यू टू डी रिकॉग्निशन, फिर ड्यू टू रीमेजरमेंट। ये ऐसे ऐसे हेडिंग देने पे ही आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने तो आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट मार के लिख दिया, एग्जाम में से शॉर्टकट मारोगे तो करेक्शन करने वाला भी आपको शॉर्टकट में मार्क्स देके जाएगा, तो वो बात का ध्यान रखना। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, डन विद दिस। उसके बाद हम बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 80 की तरफ। नॉट एलडीआर बट एक बार रीड करते हैं फटाफट। प्लीज ध्यान रखना, आपको इंड एस 101 जब आप पढ़ते हो तो आपको थोड़े थोड़े एएस के प्रोविजंस थोड़े थोड़े याद रहने चाहिए। यहाँ तो जब हम इलस्ट्रेशन नंबर 80 पढ़ेंगे तो भले ही आपको एएस का याद नहीं होगा, मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। रीड करते। एबीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी एज एंड इज अ फर्स्ट टाइम एडॉप्टर ऑफ इंड एस। एज पर प्रीवियस गैप, the contributions received by ABC from the government, which holds 100% shareholdings in ABC Limited, which is in the nature of promoters contribution, have been recognized in capital reserve and treated as a part of shareholders fund in accordance with the provisions of AS 12, that is government grants। अब देखना हुआ क्या है इधर। एक कंपनी है ABC Limited, बराबर। इसका this is nothing but a subsidiary of गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट इसके अंदर कितना होल्ड करता है? 100% होल्ड करता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने एबीसी के अंदर एज पर AS 12 कुछ गवर्नमेंट ग्रांट दिया है, बराबर। और ऐसे ग्रांट को जो विदाउट एनी कंडीशन दिया गया है, AS 12 बोलता था कि ऐसे ग्रांट को आप मानोगे इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या मानोगे? इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। जहां ऐसा बोल दिया कि ये रख लो पैसा और जो करना है करो इसके साथ, लेकिन कोई अच्छा काम ही करना, बराबर। मतलब जहां कोई कंडीशंस अटैच्ड नहीं है किसी ग्रांट को लेकर, तो AS 12 बोलता था आप इसको प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह मानोगे। एक तरीके से आप इस ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। मतलब इस ग्रांट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करते थे। सपोज ग्रांट का पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट नहीं देते थे। क्लियर? ये AS 12 बोलता था, राइट। अब ये जो गवर्नमेंट ने एबीसी को पैसा दिया है, ये ग्रांट के नेचर में दिया है, ये ऐसा एज अ इक्विटी पार्टिसिपेंट के नेचर में नहीं दिया है। आप ऐसा बोल सकते हो ना कि क्योंकि गवर्नमेंट पेरेंट कंपनी है तो शायद पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया रहेगा। नहीं, लोन के फॉर्मेट में नहीं दिया है, सीधा सीधा ग्रांट के फॉर्मेट में दिया। तो ऐसे ग्रांट को AS 12 बोलता था कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। क्लियर? ठीक है। अब इंड एस क्या बोलता हमको वो समझना, बट वो समझने के पहले हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते आगे। State whether the accounting treatment of the grant in the nature of promoters contribution as per AS 12 is also permitted under Ind AS 20। क्या Ind AS 20 ऐसा परमिट करता है? If not, then what will be the accounting treatment of such grant recognized in capital reserve as per previous gap on the date of transition to Ind AS। इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट Ind AS में हम क्या किया जाएगा, सब समझ लो। मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा इन्होंने कंक्लूजन वगैरह दिया हुआ है, मैं समझाता हूँ शॉर्ट में आपको क्या करना है। Ind AS 20 कभी भी नहीं बोलता है कि कैपिटल रिजर्व में कोई ग्रांट ट्रांसफर करने का। Ind AS 20 इज वेरी क्लियर इन दिस। Ind AS 20 बोलता है हर ग्रांट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सिर्फ फर्क इतना है, या तो कोई ग्रांट कंडीशन अटैच नहीं है तो डे 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और अगर कंडीशनल ग्रांट है
तो वो जैसे कंडीशन अटैच्ड है उसके बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सपोज ऐसा बोला है कि फिक्स्ड असेट खरीदो 5 साल तक मत बेचो, तो 5 साल में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। लैंड दिया, बोला 10 साल तक नहीं बेचने का, तो 10 साल में उस ग्राउंड को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। पैसा दिया, बोला रख लो जो करना है करो, तो उस केस में डे 1 पे ऐसा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब इन डेज 20 सीधा सीधा बोलते क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। बट वो डे 1 पे जाएगा कि हौले हौले जाएगा, इट विल डिपेंड की कंडीशंस वगैरह क्या है उस ग्रांट को लेकर, बराबर। इन शॉर्ट, क्या इन डेज 20 भी प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाला अपने को हिंट देता है क्या, या प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाला ट्रीटमेंट अलाउड है क्या इंडेक्स 20 में? द आंसर इज नो। ठीक है, अच्छा, लेकिन इंडेक्स 20 में सपोज ऐसा बोल दिया गया, इंडेक्स 20 छोड़ो, अगर मैं ऐसा बोल दूं ये जो गवर्नमेंट ने एबीसी को पैसा दिया ये एज अ ग्रांट नहीं दिया, एज अ पेरेंट और सब्सिडरी के हिसाब से दिया। मतलब एक पेरेंट ने सब्सिडरी की मदद की उस हिसाब से किया, गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्मेट में नहीं दिया, तो उस केस में तो फिर वो इंडेक्स 20 में कवर्ड नहीं है। उस केस में तो आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पेरेंट से अपने कुछ हेल्प मिलती है तो उस केस में हम उसको एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मानते हैं। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन नहीं, एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मानते हैं। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर्ड है ना, अपन ने थोड़ा थोड़ा जगह सीखा भी है। कहां सीखा है? जब इंडेक्स 102 भी करते हैं ना, कि सपोज सब्सिडरी का प्लान है, पेरेंट्स बोलता है कि मेरे शेयर दे देना, तो उस केस में सब्सिडरी बोलता है कि पेरेंट ने मुझे क्या दिया, पेरेंट ने मुझे कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया, बराबर। तो अब दो बात समझ लो इंडेक्स 20 के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट ग्रांट के नेचर में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाला ट्रीटमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को हेल्प किया है, उस नेचर में दिया गया है, तो उस केस में सब्सिडरी बोलेगा कि मुझे पेरेंट से क्या मिला है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिला है। सबको इतना समझता है? यही जो पूरा का पूरा थियरी आपको मैंने समझाया, यही पूरा इन्होंने क्या ज्ञानबाजी यहां दिया हुआ, एक बार जरूर रीड कर लेना प्लीज इसको। ठीक है, चलो, डन विथ इंडेक्स 101। नाउ वी विल मूव ऑन टू इंडेक्स 105। दो बेसिक से क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में रीड कर लेना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी है नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलो, नाउ वी विल मूव ऑन टू इंडेक्स 108। 108 के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट का एडिशन है, वो कंसेप्ट अपन पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसके इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। चलो, सो इंडेक्स 108 के पहले कंसेप्ट हम देख लेते हैं। जो कंसेप्ट ऐड हुआ है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट ऐड हुआ है, बेसिक सा कंसेप्ट ऐड हुआ है, ध्यान देना। इंडेक्स 108 क्या बोलता है? फंक्शंस दैट आर इंटीग्रल पार्ट टू बिजनेस। फंक्शंस का मतलब ऐसा समझ लो डिपार्टमेंट्स, बराबर। इंडेक्स 108 वैसे है कौन सा? ऑपरेटिंग सेगमेंट है, बराबर। यहाँ वो बोलता है कि हमको सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट का डेफिनेशन मीट करता है उसको हमको सेगमेंट वाइज बाइफिकेट करके सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अब पॉइंट क्या है? डिपार्टमेंट्स दैट आर इंटीग्रल टू बिजनेस। बेसिकली ये वाला पॉइंट पूरा ये बोलता है कि क्या ऐसे कोई डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू अर्न नहीं कर रहे लेकिन इंपॉर्टेंट है कंपनी के बिजनेस को लेकर, क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट भी एक सेगमेंट बन सकता है क्या फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग? राइट, क्योंकि सेगमेंटल का रिपोर्टिंग का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, ऑपरेटिंग सेगमेंट का डेफिनेशन देखोगे, तो वो बोलता है ऐसा जो सीओडीएम रेफर करता है। सीओडीएम मतलब चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जिसके बारे में तुम्हारे पास डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जो प्रॉफिट वगैरह अर्न करता है या जो खुद के एक्सपेंसेस वगैरह इंकर करता है, बराबर। तो उस केस में अब ऐसा डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल इन लोग एग्जांपल देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का खुद का सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, वो खुद प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, बराबर। लेकिन 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 क्या वो एक सेगमेंट बन सकता है? क्या? द आंसर इज यस, बराबर। वो क्लैरिफिकेशन दिया बेसिकली, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सेगमेंट सिर्फ प्रॉफिट है, रेवेन्यू अर्न करता है, उसी को आप सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। कोई डिपार्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, उसको भी आप सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट कर सकते हो। राइट, खत्म हो गया। देखो रीड कर लेते हैं फटाफट एक बार। In case of a company where the activities of a functions are an integral part of company's business, for example this can be considered as an operating function provided that there is discrete information available and that is regularly reviewed by the CODM। खत्म। उसके अलावा discontinued operation, यहाँ भी सेम क्वेश्चन पूछता है, क्या discontinued operation भी ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है क्या? सेम चीज वो नीचे बोलता है कि अगर वो ऑपरेटिंग सेगमेंट का डेफिनेशन मीट करता है तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है। बात खत्म। तो ज्यादा कुछ खास था नहीं इंडेक्स 108 के थियरी के अंदर। चलो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या ऐड हुआ है। क्वेश्चंस में काफी सारे क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले वही हम डिस्कस करेंगे। तो हम सीधा शुरुआत करने वाले क्वेश्चन नंबर 86 से, बराबर। 86 अगर आप देखोगे तो अगर क्वेश्चन का लेंथ देखो, आधे पेज का क्वेश्चन है और सोल्यूशन भी कुछ आधे पेज का, तो आप देख के डरोगे यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन रीड करूंगा तो आपको समझेगा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ, वरना ये भी रीड करने लायक है नहीं क्वेश्चन। बट फिर भी क्योंकि बड़ा है तो काफी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, माइंडसेट रहता है कि बड़ा क्वेश्चन है यार, देख के डर लगता है थोड़ा सा। तो मैं ये टेंशन को दूर करके इस क्वेश्चन को मैं अभी का अभी रीड करके खत्म कर देता हूँ। ध्यान देना, इलस्ट्रेशन नंबर 86, एलडीआर वगैरह नहीं है, सिर्फ रीड करेंगे। टी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर रनिंग अ फ्लीट ऑफ बसेस एट डिफरेंट रूट्स। टी लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। 3 सेगमेंट है। सेगमेंट 1 जो लोकल रूट पे रन करता है, सेगमेंट 2 जो इंटरसिटी रूट पे रन करता है, और सेगमेंट 3 कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग वगैरह।
ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सेगमेंट आर एस अंडर। सेगमेंट 1 का बात करता है जो लोकल रूट पे रन करता है। द लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अवॉर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट टू प्लाई द बसेस एट डिफरेंट रूट्स फॉर पैसेंजर्स। These contracts are awarded following a competitive tender process. The ticket pricing paid by the passengers are controlled by the local transport authority. इसका मतलब ये जो सेगमेंट है इनका सेगमेंट 1 जो लोकल ट्रांसपोर्ट में बस वगैरह रन करता है तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट वाला कितना टिकट का प्राइस चार्ज करेगा वो एक तरीके से समझ लो जो लोकल अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा, बीएमसी डिसाइड कर लेगा, इन शॉर्ट समझ लो ऐसा, बराबर। ये सेगमेंट 1 का बात करता है, ठीक है। फिर बोलता है टी लिमिटेड वुड चार्ज द लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑन अ पर किलोमीटर बेसिस, ठीक है। आगे बात करते हैं सेगमेंट 2। टी लिमिटेड ऑपरेट्स बसेस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर बिकॉज ये इंटरसिटी रूट पे रन करता है, अपने को बताया था। प्राइसेस आर सेट बाय टी लिमिटेड। टी लिमिटेड इसके प्राइस खुद सेट करता है, अनलाइक सेगमेंट 1 जहां लोकल अथॉरिटी सेट कर रहा था, ठीक है। सेगमेंट 3। टी लिमिटेड ऑल्सो लीजेस बसेस टू स्कूल्स अंडर अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। स्कूल बस वगैरह के लिए भी वो रन करवाता है, ठीक है। अब देखते क्या बोलता है। While segment 1 has been showing significant decline in profitability, segment 1 जो local authority price वगैरह सेट करता है, that is showing significant decline in profitability. Segment 2 is performing well in respect of higher revenues and improved margins. ठीक है. The management of the company is not sure why is the segment information relevant for users and why they should only be concerned about the returns from overall business. Sorry, when they should be only concerned अबाउट द रिटर्न्स फ्रॉम ओवरऑल बिजनेस। मतलब वो मैनेजमेंट को समझता नहीं कि सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन देखे क्या मतलब, सेगमेंट 1 का जो लॉसेस वगैरह हो रहा है वो मैं अलग से क्यों दिखाऊं, सेगमेंट 2 का ज्यादा प्रॉफिट अलग से क्यों दिखाऊं, बिकॉज अल्टीमेटली यूजर्स को तो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट से लेना देना होना चाहिए ना, ऐसा अपने को सवाल पूछता है, एक सीए को सवाल पूछता है, बराबर। दे वुड लाइक टू एग्रीगेट सेगमेंट 1 एंड 2 फॉर रिपोर्टिंग अंडर ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या वो ऐसा कर सकते हैं, क्या जो उनका थिंकिंग है वो सही है? द आंसर इज नो, सही नहीं है। क्यों? सपोज आपके एक बिजनेस में आप 4 तरह के प्रोडक्ट बेचते हो, एक प्रोडक्ट बहुत हेवीली लॉस मेकिंग है और बाकी 3 प्रॉफिटेबल है, तो आप अगर यूजर्स को ऐसा बताओगे कि ओवरऑल में देखो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर यूजर्स को आप ये बताओगे कि एक सेगमेंट बहुत बुरे लॉसेस में और 3 प्रॉफिट में, तो यूजर्स क्या बोलेंगे, जो एकदम भयंकर लॉसेस में उसको बंद कर दो ना, क्योंकि उसको अगर बंद करोगे तो जो बाकी 3 प्रॉफिटेबल है उस पर अपन अच्छा फोकस करके और प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे, बराबर। तो एक तरीके से ऐसा समझ लो, सपोज सेगमेंट 1 में 100 करोड़ का लॉस है और सेगमेंट 2 में 250 करोड़ का प्रॉफिट है, और आप बोलते हो ओवरऑल 150 का प्रॉफिट है, बराबर। तो देखो यूजर्स तो खुश हो जाएंगे ना, लेकिन यूजर्स को अगर आप सेगमेंटल इंफॉर्मेशन दोगे तो वो बोलेंगे अगर आप ये बंद कर देते ना तो सेगमेंट 2 में 250 करोड़ का प्रॉफिट होता, ओवरऑल प्रॉफिट भी 250 करोड़ का होता, अनलाइक 250 करोड़, अनलाइक 150 करोड़। सबको समझता सेगमेंटल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, यही ज्ञानबाजी आपको उन लोगों को देख के आने का है। बट जिस लैंग्वेज में मैंने बोला उस लैंग्वेज में नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा एक बार लैंग्वेज ये रीड करना पड़ेगा, बराबर। अगर कंक्लूजन चाहिए तो कंक्लूजन आपको यहां मिलेगा। In T Limited's case, if the segments are aggregated, then the increased profit in segment 2 will hide the decreased profit in segment 1. सबको समझता है वाला पार्ट? ठीक है यार, रीड कर लेना ये वाला क्वेश्चन, बना बताया था, कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, 88 सिंपल होमवर्क मत करना। 89 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का, बट इसमें थोड़ा सा एक पार्ट मॉडिफाई किया गया सोल्यूशन के अंदर, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, ठीक है। क्या बोलता है देखना। एक्स लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स फॉर विच रेवेन्यू डेटा इज गिवन बिलो। अगर आपको पता रहेगा, हम कोई भी सेगमेंट रिपोर्ट तब करते हैं जब वो कुछ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स मीट करता है। 3 थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, टोटल असेट्स का 10%, या वो प्रॉफिटेबिलिटी वाला 10% क्राइटेरिया दिया हुआ है, या फिर रेवेन्यू का 10%, बराबर। तीनों में से कोई भी एक मीट करता है कोई भी सेगमेंट, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और क्राइटेरिया, एक्सटर्नल रेवेन्यू क्राइटेरिया। जब आप सारे सेगमेंट रिपोर्ट कर दोगे तो एटलीस्ट 75% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली बाय दीज सेगमेंट्स। अगर वो रिपोर्ट नहीं होता है तो हमको एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं इन द सेगमेंटल इंफॉर्मेशन, राइट, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, कंसेप्ट के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ हम सीख नहीं रहे इंडेक्स 108 क्या होता है, हम यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा रिलेशन से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। बोलता है सेगमेंट 1 का एक्सटर्नल रेवेन्यू इतना है, इंटरनल रेवेन्यू इतना, टोटल इतना है। तो जब हम क्राइटेरिया चेक करेंगे थ्रेशोल्ड वाला तो हम टोटल कंसिडर करेंगे, बराबर। वो बोलता है कि टोटल का अगर कोई भी सेगमेंट 10%
एक्सीड कर जाता है तो उसको हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सेगमेंट ए अगर आप देखोगे तो टोटल का 10% इज 10 लाख, तो कोई भी अगर सेगमेंट का रेवेन्यू 10 लाख के ऊपर है तो उसको रिपोर्ट करना है। सेगमेंट ए को रिपोर्ट करेंगे द आंसर इज यस, सेगमेंट बी को करेंगे द आंसर इज नो, सेगमेंट सी को करेंगे द आंसर इज नो, सेगमेंट डी को करेंगे द आंसर इज यस, ठीक है। हमने ये तीनों को रिपोर्ट कर, ये दोनों को रिपोर्ट कर दिया, बराबर। मतलब हम जब सेगमेंटल इंफॉर्मेशन बनाएंगे तो एक तो सेगमेंट ए को रिपोर्ट करेंगे, एक सेगमेंट डी को रिपोर्ट करेंगे और बाकी को अदर्स में डाल देंगे, बराबर, और टोटल दिखा देंगे। अब जब टोटल दिखाएंगे तो टोटल रेवेन्यू कितना दिखने वाला है, एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल देना, एक्सटर्नल टोटल होगा एक्सटर्नल का 50 लाख, बराबर। उसमें से रिपोर्ट कितना किया, सेगमेंट ए में 30 लाख, सेगमेंट डी में 5 लाख, बराबर, और अदर्स में आपका जो भी अमाउंट बच जाएगा वो आ जाएगा, अदर्स में आपका आ जाएगा 15 लाख, बराबर। अब एक्सटर्नल रेवेन्यू क्राइटेरिया ये बोलता है कि 50 लाख का एटलीस्ट 75% शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली। तो अगर मैं निकालूंगा 50 लाख का 75% तो आता है 37.5। अदर्स को नहीं गिनने का इसके अंदर, अदर्स को नहीं गिनने का। सेगमेंटल इंफॉर्मेशन में एटलीस्ट 37.5 करोड़ का रेवेन्यू सेगमेंटल इंफॉर्मेशन में रिपोर्ट होना चाहिए। अगर हम देखेंगे सेगमेंटल इंफॉर्मेशन में तो सिर्फ और सिर्फ कितना रिपोर्ट हो रहा है, 30 + 5 विच इज 35 लाख रिपोर्ट हो रहा है। मतलब हमको एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड करने पड़ेंगे, इतने तक ऐड करेंगे जब तक 75% रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं हो रहा है सेगमेंटल इंफॉर्मेशन में। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सेगमेंट बी को रिपोर्ट कर दूं या मैं सेगमेंट सी को ऐड कर दूं, बराबर। तो अब हम आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबको समझा अपन क्या कर रहे हैं इधर, ठीक है। मतलब मुझे और सेगमेंट यहाँ ऐड करने पड़ेंगे अनटिल एंड अनलेस 37.5 का रेवेन्यू रिपोर्ट ना हो जाए। एक्सटर्नल रेवेन्यू चेक करना है इस केस में सिर्फ, बराबर। जब 10% चेक करेंगे तो टोटल चेक करते हैं, बट एक्सटर्नल रेवेन्यू वाले क्राइटेरिया में सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू चेक करते हैं, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोलता है, सेगमेंट सी इज अ न्यू बिजनेस यूनिट एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दिस सेगमेंट टू मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल रेवेन्यू इन कमिंग ईयर्स। तो वो इंफॉर्मेशन ये देता है कि सेगमेंट सी एक नया बिजनेस यूनिट है और वो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। तो उस केस में हमारे पास डाउट मन में ये था कि जब हमको 37.5 का क्राइटेरिया मीट करना है तो हम सेगमेंट बी को रिपोर्ट करें या सेगमेंट सी को रिपोर्ट करें, बराबर। तो इंस्टीट्यूट के पुराने सोल्यूशन के अंदर उन्होंने बोला था क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से ऐसा लगता है कि सेगमेंट सी इज मोर रेलिवेंट और मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तो सेगमेंट सी को हम एक्स्ट्रा रिपोर्ट कर देंगे। तो सेगमेंट सी को भी हम रिपोर्ट करेंगे और जब सेगमेंट सी को रिपोर्ट करेंगे तो 8.5 लाख का एक्सटर्नल रेवेन्यू और रिपोर्ट हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी 37.5 एक्सीड कर जाएगा। तो अदर्स में आपका क्या आ जाएगा, अदर्स में आपका सेगमेंट डी आ जाएगा। ये पुराना सोल्यूशन था। अब इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया। ऑल्टरनेटिवली वो ये बोलते कि आप सेगमेंट सी के जगह पे सेगमेंट बी भी रिपोर्ट कर सकते थे। वाई? बिकॉज अगर आप सेगमेंट बी भी रिपोर्ट करोगे ना, सेगमेंट बी भी रिपोर्ट करोगे तो आप कितना रिपोर्ट कर दोगे एक्सटर्नल रेवेन्यू 6.5 लाख का, तो भी उस केस में वो 37.5 का क्राइटेरिया एक्सीड कर जाएगा, बराबर। तो अगर मैं पुराने और नए सोल्यूशन को कंपेयर करूं तो पुराने में वो बोलता है कि हम सेगमेंट सी को रिपोर्ट कर देंगे बेस्ड ऑन दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन, बट नए वाले में बोलता है सी को भी कर सकते और ऑल्टरनेटिवली आप बी को भी कर सकते थे। एग्जाम में आया तो क्या किया जाए, एग्जाम में दोनों के हिसाब से आंसर करके आने का, बात खत्म, कोई डिबेट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, डन। फिर हम बढ़ते इलस्ट्रेशन नंबर 90 की तरफ। अब 90 वाला जो इलस्ट्रेशन है, अगर आपने इंडेक्स 108 सॉल्व किया हुआ है तो ये ऑलरेडी आपके मॉड्यूल में था। इसमें कुछ अमाउंट्स का सिर्फ मॉडिफिकेशन हुआ है, बराबर, कुछ बाकी चेंज वगैरह नहीं हुआ है। और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है दिस इज फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन। सेगमेंटल इंफॉर्मेशन को किस फॉर्मेट में रिपोर्ट करेंगे वो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए और कुछ नहीं है। एक बार फॉर्मेट याद करोगे ना तो आपसे ये सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा, बराबर। तो ये फॉर्मेट बेस्ड सोल्यूशन है, इसके अंदर सिर्फ अमाउंट्स का मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इसको मैं डिस्कस करके क्या कर लूं कि फॉर्मेट में अमाउंट भरता हुआ चलूंगा। आप बोलोगे सर क्या करोगे, कंसेप्ट तो है नहीं इसके अंदर, कंसेप्ट है ही नहीं इसके अंदर, राइट। तो फॉर्मेट बेस्ड सोल्यूशन है, इसको आप एलडीआर मार्क करके चलना, क्योंकि एक बार बहुत पहले May 18 में मेरे ख्याल से 10 मार्क का आ चुका है ये क्वेश्चन, राइट। तो फॉर्मेट बेस्ड है, इसमें फॉर्मेट लर्न करो और एक बार एटलीस्ट 1 से 2 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एक बार देखकर एक बार बिना देखकर, लिख के, मन में नहीं, लिख कर, प्लीज लिख कर करना। फॉर्मेट लर्न करो, फॉर्मेट को लिखो और उसी फॉर्मेट के अंदर एक बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो आपने इसको डिस्कस यहाँ नहीं करे, टाइम कंज्यूम करके मतलब ही नहीं, आप करोगे आपको इजीली आ जाएगा, बट ध्यान रखना छोड़ के मत जाना, एलडीआर मार्क करा रहा हो इसको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबको समझता है, देखो ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, बात खत्म, कोई इसके अंदर डिबेट होना ही नहीं चाहिए, ये आपको फॉर्मेट आना चाहिए। सबको क्लियर है वाला पार्ट, खत्म। इंडेक्स 108 खत्म हो गया। अब बढ़ते इंडेक्स 113 की तरफ। एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर इंडेक्स 113 कवर करते हैं।
चलो इंडेस 113 से शुरुआत करते हैं। इंडेस 113 के अंदर कंसेप्ट का एडिशन हुआ है और ये कंसेप्ट जो है आपके लिए एलडीआर कंसेप्ट है, राइट। क्योंकि इस कंसेप्ट का जो एडिशन हुआ है, कंसेप्ट को समझाने के लिए इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। वो एग्जांपल तो मॉडल के अंदर एज एन एग्जांपल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, बट वो एग्जांपल आपके एग्जाम में डेफिनेटली 4 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये कंसेप्ट और वो एग्जांपल भी एलडीआर बन जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इंडेस 113 के अंदर जो कंसेप्ट ऐड हुआ है वो क्या ऐड हुआ है। इंडेस 113 का नाम तो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट, राइट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट था लेवल 1 इनपुट्स का, राइट। वो कंसेप्ट क्या बोलता था, ध्यान से सुनना। आइडियली हमको कोई भी अगर चीज को फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे वैल्यू करना है, तो हमारे पास अगर खुद के शेयर का प्राइस अवेलेबल नहीं है तो हम आइडेंटिकल असेट लाइबिलिटी या आइडेंटिकल शेयर का प्राइस यूज कर सकते थे। अगर आप आइडेंटिकल शेयर का प्राइस यूज कर रहे हो विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स तो उसको बोलते थे लेवल 1 इनपुट यूज किया। अगर आइडेंटिकल नहीं सिमिलर का यूज कर रहे हो या फिर आइडेंटिकल में कुछ एडजस्टमेंट यूज करके यूज कर रहे हो तो उस केस में हम बोलते थे हम क्या यूज करें, लेवल 2 इनपुट्स। अगर आपके जैसा असेट लाइबिलिटी या शेयर कोई भी नहीं है मार्केट में, ना आइडेंटिकल है ना सिमिलर है, तो उस केस में आप उसको कुछ मॉडल्स वगैरह यूज करके, कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स यूज करके अपन कंप्यूट करते थे फेयर वैल्यू कितना होगा, वो होता था लेवल 3 इनपुट्स। तो स्टैंडर्ड बोलता है सबसे ज्यादा वेटेज हमको लेवल 1 इनपुट्स को देना होता है, मतलब सबसे पहले अगर हो सके तो लेवल 1 इनपुट्स के बेसिस पे फेयर वैल्यू कंप्यूट करना, ठीक है। अब लेवल 1 इनपुट के अंदर जो पॉइंट मैं अभी रीड कर रहा हूं ये पॉइंट ऑलरेडी था, ये नया नहीं आया, उसके नीचे जो होगा ना वो नया आया है, ठीक है। देखो क्या बोलता है, कोटेड प्राइस अनएडजस्टेड विदाउट मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स in active market for identical asset or liabilities that the entity can access at the measurement date। अगर आपको level 1 inputs यूज करना है to find the fair value तो आप आइडेंटिकल असेट का विदाउट मेकिंग एन एडजस्टमेंट वाला वैल्यू यूज करने का, ठीक है। A quoted price in an active market provides the most reliable evidence of fair value and shall be used without adjustment to measure the fair value whenever available, ठीक है। लेकिन 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 आपके पास quoted price तो मिल गया, आइडेंटिकल का भी मिल गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का जरूरत है। तो जैसा ही आप ऐसे कोई इनपुट में एडजस्टमेंट कर देते हो तो वो लेवल 1 इनपुट नहीं कहला सकता, उसको आपको क्या बोलना पड़ता है, लेवल 2 इनपुट बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो अभी रीड करते हैं ये न्यूली एडेड पार्ट क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। हेडिंग बोलता है एडजस्टमेंट टू कोटेड प्राइस व्हेन इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फेयर प्राइस। In certain situations, a quoted price in an active market might not faithfully represent the fair value of an asset or liability, such as when significant events occur on the measurement date but after the close of trading। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। सपोज एक कंपनी है एटी लिमिटेड, ठीक है। कंपनी क्या है, एटी लिमिटेड, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं ये कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। हमको इस कंपनी के शेयर्स का क्या निकालना है, फेयर वैल्यू निकालना है। अज्यूम करते हैं, क्यों मुझे निकालना है, बिकॉज इसकी जो पेरेंट कंपनी है एके लिमिटेड, इसकी जो पेरेंट कंपनी है एके लिमिटेड, इसको इसके शेयर्स को वैल्यू करना है अपने बुक्स में, राइट। तो उसको क्या निकालना है, फेयर वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब या मैं बोल दूं पेरेंट नहीं है ये, कहीं ना कहीं ये इसकी एसोसिएट है, ऐसा बोल दो, ठीक है। आइडियली अदर वे राउंड होना चाहिए बट ठीक है, एसोसिएट है। मुझे इसके शेयर्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है, फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आना है। एसोसिएट भी नहीं, छोटा इन्वेस्टमेंट भी होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आना है, ठीक है। अब डेट कौन सा है, 31 मार्च लेट्स से 2021, ठीक है। अब इस दिन पे ये क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो ये एनएससी या बीएससी पे ट्रेड वगैरह होती होगी, तो एनएससी पे इसकी प्राइस ऑन 31 मार्च 21 क्लोजिंग प्राइस बोल देता हूं, क्लोजिंग प्राइस इज लेट्स से ₹989, ठीक है। आपको पता है ना मार्केट कितने बजे क्लोज होता है, मार्केट क्लोजेज एज 3:30 PM, ठीक है। प्राइस क्या है, 989, ठीक है। अब अगर एके लिमिटेड को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 80 के शेयर्स को फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आना है तो वो कौन सी प्राइस यूज करेगा, वो यूज करेगा इसका फेयर वैल्यू दैट इज मार्केट प्राइस, दैट इज ₹989, ठीक है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। इसी दिन पे मतलब 31 मार्च 2021 को एट 6:30 PM, एट 6:30 PM लेट्स से अमित सर, दैट इज अमित तातड़, रिजाइन्स,
रिजाइन कर दिया और रेजिग्नेशन थ्रू अ प्रेस रिलीज इन्होंने इन्फॉर्म किया। अब आप सोच समझ के बताओ, अमित सर कौन है? एक तरह से ओनर है, समझ लो एटी के वो की एमपी है, की मैनेजर पर्सन, सीएफओ सीईओ सब वही है, ठीक है। अब इतने बड़े आदमी ने अगर रेजिग्नेशन मारा है तो इसके प्राइस पे इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, लेकिन वो इंपैक्ट 31 मार्च को दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये अनाउंसमेंट ही हुई है कभी क्लोजिंग आवर्स के बाद, जब ट्रेड क्लोज हो चुकी है मार्केट में करने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या, अनाउंस वगैरह किया और 1 तारीख को जब वापस एनएससी खुला सुबह 9:15 बजे ट्रेडिंग के लिए, तो सीधा 989 से इसका शेयर प्राइस आ गया 440, बराबर प्राइस गिर गया। क्यों? एक बहुत बड़े केएमपी ने रिजाइन कर दिया। अब द क्वेश्चन इज, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आई 1 तारीख को। अब मैंने बताया कि एके लिमिटेड वांट्स टू वैल्यू द शेयर्स ऑफ एटी लिमिटेड, तो वो अपने एसोसिएट के ये शेयर्स को कौन से वैल्यू पे वैल्यू करेगा? 989 पे या फिर 449 पे? ये क्वेश्चन है। तो अब काफी लोग बोलेंगे सर क्लोजिंग प्राइस तो ये था तो 989 पे। काफी लोग बोलेंगे सर ये तो फिर हमको इंडेक्स 10 में जाना पड़ेगा और इसको एडजस्टिंग इवेंट मानना पड़ेगा, और एडजस्टिंग इवेंट मान के हमको देखना पड़ेगा ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर एडजस्टिंग हुआ तो एडजस्ट करके 449 पे रिकॉर्ड कर लो, नॉन एडजस्टिंग हुआ तो आप इसको 989 पे ही रहने देना। अब सोच समझ के बताओ, ठीक है, यहाँ इंडेक्स 10 वगैरह का डिस्कशन नहीं करते, लेकिन आप लॉजिक लगा भी लोगे तो भी सोचना। मुझे बताओ ये 989 से 449 होने की कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी? 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी? करती थी। वाई? बिकॉज रिजाइन तो उसी दिन पे किया है, बराबर। तो आइडियली एके लिमिटेड को अपने शेयर्स इन एटी लिमिटेड को कौन से वैल्यू पे वैल्यू करना चाहिए? 449 पे। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस गिरा है, भले गिरा 1 तारीख को है, लेकिन इसकी कंडीशन अराइज हुई थी 31 मार्च को, बराबर। अब अगर आपने अपने किसी भी कंपनी के शेयर्स फेयर वैल्यू किए हैं, आपने बोला कि 31 मार्च को ही मैं इसके शेयर्स को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? मैं इसके शेयर्स को 31 मार्च को ही 449 पे रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन भले ही वो 449 पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मुझे बताओ 80 के शेयर्स थे कितने के? 989 पे। भले ही कोई भी कंडीशन अराइज वगैरह हो गई हो, 31 मार्च को क्लोजिंग प्राइस क्या दिख रहा है अपने एनएससी के अंदर? 989। आप वैल्यू कर रहे हो, आपका रीजन लॉजिकल है, ठीक है, लेकिन आपने इस 989 पे इसको रिकॉर्ड किया था, आंसर इज नो। आपने कितने पे रिकॉर्ड करने का ठान लिया? 449 पे, बिकॉज आपने बोला एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी, भले ही प्राइस नेक्स्ट डे पे मालूम पड़ा है। इसका मतलब आपने 31 मार्च को एक ऐसे शेयर को 449 पे वैल्यू किया जिसका प्राइस मार्केट में तो 989 पे दिख रहा है। इसका मतलब आपने अपने कोटेड मार्केट प्राइस में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया, कुछ ना कुछ क्या किया? एडजस्टमेंट किया। क्योंकि अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड में सिर्फ इतना पूछूं कि 31 मार्च को व्हाट इज द कोटेड मार्केट प्राइस, कोटेड मार्केट प्राइस मतलब एनएससी पे क्या प्राइस दिख रहा है, तो आप बोलोगे 989, लेकिन आप कौन सा वैल्यू पे कर रहे हो इसको वैल्यूएशन? 449 पे। इसका मतलब अपने कोटेड मार्केट प्राइस में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया, अलाउड है, 449 पे रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा आपने लेवल 1 नहीं लेवल 2 इनपुट्स यूज किया है। कौन सा इनपुट यूज किया? लेवल 2 का इनपुट यूज किया है, बस यही ये केस है। सबको समझता है क्या वाला पार्ट? अब रीड करना। इन सर्टन सिचुएशंस अ कोटेड प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट might not faithfully represent the fair value of an asset or liability, such as when significant event occurs on the measurement date, मतलब that is on 31st March, but after the close of trading। जैसे मेरे केस पे रिजाइन कभी हुआ? 5:30 को रिजर्वेशन हुआ, ठीक है। इन दीज सिचुएशंस कंपनी शुड एडजस्ट द कोटेड प्राइस, एडजस्ट करना चाहिए टू इनकॉर्पोरेट द न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द फेयर वैल्यू मेजरमेंट। आप दे सकते हो यहाँ रेफरेंस इंडेक्स 10 का भी, बिकॉज कहीं ना कहीं एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। इन्होंने नहीं दिया, बट आप भी मत, तो आपको चाहिए तो, बट लॉजिकली सोचे, कंसेप्चुअली सोचे तो देना चाहिए था, ठीक है। However, if the quoted price is adjusted, the resulting fair value measurement would no longer be considered as level 1, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? लेवल 2 बन जाएगा। सबको समझता है ये वाला पार्ट? खत्म ये वाला पार्ट। ये जो मैंने आपको एग्जांपल अभी डिस्कस किया ना 80 वाला, वो सेम एग्जांपल यहाँ कुछ और नाम से यहाँ डिस्कस किया हुआ है। प्लीज एक बार रीड कर लेना, आपको समझ जाएगा। और ये एग्जांपल आपके लिए क्या बनने वाला है? LDR। सबको समझता है वाला पार्ट? यस। सो वी आर डन विथ इंडेक्स 113 का कंसेप्ट, ठीक है। ये एग्जांपल LDR है, प्लीज करके जाना इसको। सेम चीज है जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स 113 के इलस्ट्रेशन वाले शीट पे। एक इलस्ट्रेशन यहाँ ऐड हुआ है, वो इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान देना। डिस्काउंट रेट असेसमेंट टू मेजर प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 1 इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट
टू रिसीव 800 इन 1 ईयर। मतलब एक कंपनी के पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट 1 दिख रहा है, बराबर। वो इन्वेस्टमेंट 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, टू रिसीव रुपीज 800 इन हाउ मेनी ईयर्स, इन 1 ईयर। ठीक है, 800 रुपया मिलेगा 1 साल के बाद। तो आज कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ना। 1 साल के बाद 800 मिलेगा, तो आज कौन से वैल्यू पे होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। तो 800 को अगर आप 1 साल से डिस्काउंट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इसका फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कोई डिस्काउंटिंग रेट ही नहीं है हमारे पास। दिया है क्या डिस्काउंटिंग रेट, किधर बोला है क्या, 10%, 8%, 7%, नहीं बोला हुआ है, वही ढूंढना है हमको, यहाँ ध्यान देना। हमें there is an established market for comparable assets and information about those assets including price information is available of those comparable assets। मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट 1 का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमको चाहिए डिस्काउंटिंग फैक्टर तो है नहीं, तो उन्होंने बोला ये डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह कंप्यूट करने के लिए या इसका डे 1 का प्राइस कंप्यूट करने के लिए आप कंपेरेबल असेट्स का इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कंपेरेबल असेट कौन से, एक है इन्वेस्टमेंट 2। इन्वेस्टमेंट 2 इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव 1200 इन 1 ईयर एंड हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ 1083। मतलब इन्वेस्टमेंट 2 क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट 2 बोलता है 1 साल के बाद 1200 मिलेगा और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना चल रहा है, 1083, बराबर। तो हम ये दो इंफॉर्मेशन, ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू यूज करके डिस्काउंट फैक्टर तो निकाल ही सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट 2 का इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट 2 के बारे में। फिर इन्वेस्टमेंट 3 इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव 700 इन 2 ईयर्स एंड एज अ मार्केट प्राइस ऑफ 556। मतलब इन्वेस्टमेंट 3 के बारे में बोला हुआ है कि कितना मिलेगा, 700 मिलेगा, बट कितने साल के बाद, 2 साल के बाद, और उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू चल रहा है 566। नाउ द क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट 1 को वैल्यू करने के लिए कंपेरेबल एसेट का इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। 2 कंपेरेबल एसेट है, हमको कौन सा वाला कंपेरेबल यूज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट 2 या इन्वेस्टमेंट 3। आप बोलोगे दोनों में से कोई भी यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ेगा, बराबर, क्योंकि दोनों का डिस्काउंटिंग फैक्टर शायद अलग होगा ना, और दोनों में से कौन सा यूज करना है उसके पीछे लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा क्लोज वगैरह है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल 3 एसेट्स आर कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू रिस्क। You are required to measure the fair value of asset 1, that is investment 1, basis above information। सोच समझ के बताओ कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट यूज करो, इन्वेस्टमेंट 2 या इन्वेस्टमेंट 3, लॉजिकली बताना। इन्वेस्टमेंट 2 यूज करेंगे, वाई, बिकॉज अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट 2 इज वेरी मच क्लोज टू इन्वेस्टमेंट 1 कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट 3। वाई, इन्वेस्टमेंट 1 का पैसा कितने साल के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। इन्वेस्टमेंट 2 का भी पैसा कभी मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। इन्वेस्टमेंट 3 थोड़ा दूर का है, 2 साल के बाद वाला बात कर रहा है, तो मैं बोलूं ज्यादा कंपेरेबल इन्वेस्टमेंट 2 है इन्वेस्टमेंट 1 से, बराबर। तो अब मेरे को इन्वेस्टमेंट 2 का इंफॉर्मेशन यूज करके इन्वेस्टमेंट 1 को वैल्यू करना है। मैं कैसे करूंगा, देखो ध्यान देना, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल गया तो मैं इन्वेस्टमेंट 1 को वैल्यू कर लूंगा। कैसे निकालूंगा, इन्वेस्टमेंट 2 का फ्यूचर वैल्यू इज 1200, बराबर, 1200। जनरली अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है तो मैं ऐसा बोलता हूं, 1200 को अगर आप डिस्काउंट कर दोगे 1 प्लस आर रेज टू एन, तो आपको मिलेगा आपका क्या, प्रेजेंट वैल्यू, बराबर। वो कितना दिया हुआ है अपने को, प्रेजेंट वैल्यू 1083। या फिर एक तरीका ये भी होता है, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो भी अपना एन्युटी फैक्टर है वो लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा, बराबर। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर एन्युटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब जो भी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है, सपोज 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको 100 रुपए के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा, 110, राइट। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। प्रॉब्लम ये है यहाँ हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों है, हमारे पास सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कुछ नहीं, सॉल्व कर लेंगे इसको, बराबर। तो ये मिटा देता हूँ, मैं सेकंड वाला यूज कर लेता हूँ। कैसे करेंगे सॉल्व, अरे निकालते थे ना बचपन में, मैथ्स वगैरह सॉल्व तो किया ही होगा अपन ने। हम बोल देंगे 1 प्लस आर को यही रहने दो और 1200 डिवाइड बाय 1083 कर दो। क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। आंसर निकालने का ट्राई करना प्लीज। तो बताता हूं, देखो 1200 डिवाइड बाय 1083 विच गिव्स मी 1.1080। इसमें से कर दो -1 इंटू 100, तो आपको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.80%। समझा ना कैसे आया, बिकॉज वो जब आता है हमारा कितना आता है, 1200 डिवाइड बाय 1083 करते हो तो कितना आता है, 1.1080 आता है, बराबर। तो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, इट कम्स टू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.1080, बराबर। तो अगर आप आर को यही रखोगे, पेन चलना बंद, हाँ चल गया। अगर आप आर को यही रखोगे, अरे रे
जरा रुको, पेन ठीक करके आते हो गया। अगर आप आर को यहीं रखोगे 3 बार रिपीट कर चुका ये चीज, तो 1.1080 माइनस 1 हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 0.1080 बराबर परसेंटेज में निकालोगे तो 10.80% आ जाएगा बराबर। तो आपको मिल गया कितना डिस्काउंटिंग रेट, 10.80%। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इन्वेस्टमेंट 1 का वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं फ्यूचर वैल्यू है, डिवाइड बाय कर दो 1 प्लस आर रेस टू एन, तो एक साल अपना ये है नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1 प्लस 0.1080 रेस टू 1 कितना आएगा आपका, तो हम निकालेंगे 800 डिवाइड बाय 1.1080, 722 अप्रोक्सीमेटली, 722 अप्रोक्स बराबर। चेक कर ले क्या, 10.8 आता है, 722 आंसर आता है। ऑल्टरनेटिवली बताता है, अब वो ऑल्टरनेटिवली ना पता नहीं क्या बात किया, उनको ही समझता है वो चीज, ठीक है। ऑल्टरनेटिव में बताता हूँ लोग क्या बोलना चाहते हैं। वो बोलते हैं सपोज इन्वेस्टमेंट 2 होता ही नहीं आपके पास कंपेयर करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता, इन्वेस्टमेंट 3 का इन्फॉर्मेशन यूज करना पड़ता। तो आइडियली इनको यहाँ कैलकुलेशन देना चाहिए था ना कि इन्वेस्टमेंट 3 अगर यूज करते तो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते। उन्होंने कुछ भद्दा सा थियरी दिया हुआ है बराबर। अब वो थियरी इनको ही समझे क्या दिया हुआ उन्होंने, आपको समझते तो एक बार पढ़ लेना उसको बराबर। हो सके तो उसको इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। सबको समझता है ये वाला पार्ट, ठीक है। सो वी आर इंडेक्स 113 में इतना ही है, तो इंडेक्स 113 भी अपना हो चुका, राइट। सो यस, इन दिस पार्ट विल स्टॉप हियर ओनली। नेक्स्ट पार्ट में हम 115 और 116 कवर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इंडेक्स 12 के एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, इंडेक्स 41 के क्वेश्चंस अच्छे हैं, और 115 116 का तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। चलो, होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।